कटेगी राह को चलने से ही चले चलिए। कटेगी राह को चलने से ही चले चलिए। बहुत खराब है मौसम अभी चले चलिए। बहुत खराब है मौसम अभी चले चलिए। बरस रही है कड़ी धूप इन दरख्तों पर। बरस रही है कड़ी धूप इन दरख्तों पर। टपक रही है तले तीर भी चले चलिए। तिरगी का मतलब होता है अंधेरा। टपक रही है तले तीर भी चले चलिए। सभी गए हैं दरख्तों के मुल्क में साहब। सभी गए हैं दरख्तों के मुल्क में साहब। सभी खड़े हैं आप ही चले चलिए। सभी खड़े हैं यहाँ आप ही चले चलिए। इस लाइन को बहुत गौर से सुनिएगा। किसे है वक्त की सुकरात की दलील सुने। किसे है वक्त की सुकरात की दलील सुने। हर एक मौत तमाशा बनी चले चलिए। हर एक मौत तमाशा बनी चले चलिए। आखिरी। कभी चले तो जमाने को साथ लेके चले। ये संगठन निर्माण की कविता है। कभी चले तो जमाने को साथ लेके चले। यहाँ तेरा अकेली हुई चले चलिए। बहुत नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमल हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं भारतीय वन सेवा से रिटायर हुआ हूँ। मेरा विषय है धरती का बढ़ता तापमान और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी मैं शुरुआत इससे करूँगा कि ये जो बढ़ता तापमान है, ये जब औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, इसको 18वीं सदी के सेकंड हाफ में माना जाता है, 1750 के बाद। और तब से लेकर आज तक धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने ये माना है कि एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस यदि एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर इसके बाद जो इससे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं इसको रिवर्स नहीं किया जा पाएगा। और लगभग वो जो टारगेट वैज्ञानिकों ने रखा है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो हम टच कर रहे हैं। पिछले साल ऐसा देखा गया है
खबरें आती रही कि हर महीना जो है एक रिकॉर्ड टेम्परेचर उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है वो रिकॉर्ड रहा है। तो ये हर महीना हर वर्ष का जो है ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है और हम उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं जहां से रिवर्स होना मुश्किल है। अब इसका मुख्य कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस जो पृथ्वी का वातावरण है इसमें इसकी मात्रा बढ़ना माना जाता है और भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है उसको माना जाता है, परंतु ऐसा कहा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको प्रभावित कर रहे हैं। अब ये कार्बन इसको हम ऐसे नापते हैं कि हर जो चीज़ है, जैसे जो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका भी अपना एक कार्बन फुटप्रिंट है और हमारी जो भी एक्टिविटी है, जो चीज़ भी हम, जैसे ये जो कागज़ है इसका भी अपना एक कार्बन फुटप्रिंट है। 800 करोड़ के लगभग हमारे इस पृथ्वी पर मानव है, जीव है, मानव जीव या मनुष्य हैं और ज़्यादातर जो इसको जो धरती के तापमान को बढ़ाने में योगदान है वो मनुष्य का है। बाकी जो जीव जंतु हैं वो प्रकृति खुद उसका बैलेंस करती है और प्रकृति जो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है उसको प्रकृति अपने आप जो है उसको संतुलन करती है, पर जो मनुष्य की एक्टिविटी है उससे जो है ये बैलेंस हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले 3 सालों से यूक्रेन युद्ध चला हुआ है, कितने करोड़ों अरबों टन जो है रशिया और यूक्रेन जो है और उसमें सभी यूरोपियन जिसको नाटो कहते हैं उनके लोग जो है जिम्मेवार हैं। इसी प्रकार जो इजराइल है उसने भी जो है बहुत तबाही मचाई और जो उनके जो लोग जिनको वो इफेक्ट कर रहे हैं उनको तो चलो सीधे इफेक्ट हो रहा है, परंतु पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के साथ दूसरे जो गैसेस हैं वो इस वातावरण में जा रहे हैं। तो उस कार्बन जो फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं उसकी हिस्सेदारी हमारी भी है। तो 800 करोड़ लोग जो भी हैं वो सभी जो है अपनी अपनी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका हिसाब रखें और उसको बैलेंस करने के लिए आज की तारीख में वैसे तो हमें अब उसको रिवर्स करने के लिए हमें जो है प्लस में जो कार्बन को जिसको हम कार्बन सिंक बोलते हैं और वन जो है या पेड़ पौधे जो हैं कार्बन सिंक में जो है बहुत योगदान देते हैं। तो मेरे यहाँ जो मैंने जिसमें अपना लेख लिखा है उसमें मैंने ज़्यादातर जो जोर दिया है वो वनों की आग पर दिया है, क्योंकि वन जो हैं अभी हिंदुस्तान की बात करें तो 25% जो है वन है, उनका जो संरचना है वो कम हुई है, जिसको हम सघनता कहते हैं। क्योंकि वन जो है यदि वो एक अपर स्टोरी कहते हैं, मिडिल स्टोरी कहते हैं, फिर ग्राउंड स्टोरी की बात करते हैं और ग्राउंड फ्लोरा की बात करते हैं, तो उसमें जब वो भरपूर होता है तो वो एक कार्बन सिंक का वो काम करता है। उसमें जल संरक्षण, वायु का साफ होना, मिट्टी को रोकना और मिट्टी का अच्छा उपजाऊ होना, वो सब उसमें आते हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे तैयार होते हैं, तो वो कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो वनों में आग से बहुत नुकसान होता है। तो हम हिमाचल में हम और जो एक सहमना संस्था है उनके साथ जुड़ के जो है हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 800 करोड़ लोग हैं, उनको सबको जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि वो हर आदमी जो है उससे इफेक्टिव हो रहा है। जैसे
हम हिमाचल की बात करें और मैं धर्मशाला अभी 9 तारीख को वहाँ पर था, वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने वहाँ एक उदाहरण दिया कि उस दिन जो है, जो उससे पहले दिन 33 डिग्री सेल्सियस जो था वो टेम्परेचर था वहाँ, और मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस था। तो अप्रैल महीने में क्या वो मई जून में भी इतना टेम्परेचर उस समय धर्मशाला का नहीं होता था। और धर्मशाला और चिरापुंजी को जो है वर्षा का हम लोग मानते थे कि सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती थी, तो वो शिफ्ट हो रही है और वहाँ बहुत कमी आ गई है। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और लोग, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि अमेरिका वाले इसको एनर्जी से नापा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का कंजप्शन है वो अमेरिकन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो अमेरिकन का है, तो वो जिम्मेवारी लें। पर जैसे आपको पता है कि हाल में ट्रंप जो पहले उनका टेन्योर रहा, उसके बाद बाइडेन का रहा और अब ट्रंप का है, तो उन्होंने 1970 के दशक में ये तय हुआ था, चिंता लोगों ने जाहिर की थी, और ये 1972 में शायद एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसके बारे में एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई थी, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष जो थे, उसमें इंदिरा गांधी जी भी गए थे। तो वहाँ तय हुआ था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इसको कम करना है। अब लेटेस्ट जो है 1930 तक जो है इसको न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहे थे कि जीरो एडिशन हो, पर अभी जो है बढ़ता जा रहा है, उससे बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ट्रंप जो अमेरिका है, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं उसकी जो प्रतिबद्धता थी या जो एग्रीमेंट हुआ था। पर अब हर नागरिक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो हम अपने स्तर पर जो है यदि कार्बन को हम ब्रह्मांड में जोड़ते हैं, तो हम उतनी कार्बन जो है वो किसी न किसी रूप में उसको कम करें। और कम करने का एक ही तरीका है कि वन जो है उनका संवर्धन भी किया जाए, उनको संरक्षण भी किया जाए, और हमारी वजह से वन में आग ना लगे और वनों का जो है उचित प्रबंध हो। इसमें कई पक्ष हैं। पिछले 100 साल में वनों का जो है साइंटिफिक दोहन होता रहा है, उसको जरूरी भी है, क्योंकि रेप्लिश करना स्पेसीज का जरूरी होता है। नहीं तो फिर एक दिन जो है वो सारे जंगल जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगे और फिर वो उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए। तो हम सब लोगों को जो है इस जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान है, और हम यहाँ से तय कर रहे हैं कि हमारा जो आगे जो हमारा कार्यक्रम है वो किस तरीके से हो। तो सस्टेन डेवलपमेंट की बात करें, हिमाचल में या हिमालयी जो स्टेट्स हैं, आज उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। सड़कें बन रही हैं, ये जरूर है कि लकड़ी की खपत के लिए अल्टरनेटिव बने हैं, तो उतना दोहन नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी आग से ज़्यादा जो विकास है, मैं 2 शहरों की बात करता हूँ, उसका हम स्टडी भी कर रहे हैं। और एक हमारे जो मैं जहाँ रहता हूँ उसकी ब्यास नदी है, तो उसके पूरी कैचमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं और उस पर हम काम करने की बात कर रहे हैं। मनाली जो है और धर्मशाला, ये 2 शहर हैं, उसको भी हम आने वाले टाइम में उसको हम स्टडी करेंगे और उसके लिए कोई हल ढूंढेंगे। पर मैं जैसे मनाली है, तो मनाली में 1982 में गया था, और धर्मशाला में मैं 1972 वगैरह मेरे घर से दूर है, तो वहाँ तब गया था। तो उस समय से लेकर आज हम कंस्ट्रक्शन को देखें तो वहाँ 90 से 95% जो एरियाज हैं, और वो तो कोर एरिया थे, अब उसके पेरीफेरी में भी बहुत विकास हुआ है। तो 90 से 95% जो इलाका है वो कंक्रीट में बदला है। तो कंक्रीट में बदलने के बाद जो कार्बन सिंक का काम हो रहा था तो उसको तो भूल जाएं, पर जो पानी सीपेज होता था वो 100% जो है उसकी रन ऑफ बन रहा है, और वो फिर नालों नदियों के माध्यम से वो उसने बहना तो है ही, तो उसकी जो रन ऑफ है वो ज़्यादा हो रहा है, और फिर उसका जो चेन रिएक्शन होता है वो ऊपर से लेकर जो है नीचे तक जो है वो
तबाही मचाते जाता है और पानी मिट्टी के साथ मिलकर जो है वो बहुत वेग और उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका बहुत नुकसान होता है। और 2023 में हिमाचल में बहुत फ्लड आए थे और उसकी वजह हम जो है ये विकास को मानते हैं। और वहाँ 4 लेन जो है बन रही हैं, तो ब्यास में जो भी बाढ़ आई वो उस 4 लेन जब उस कंस्ट्रक्शन को हम उसका दोष देते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, लोग भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि होटलों का जो है वहाँ जाल बिछा है और उससे जो है बहुत तबाही हुई है। तो इसके लिए हम सब लोगों को चिंता भी करनी है और अपना योगदान भी देना है। हम हिमाचल में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण जो है इसको अपने स्तर पर जो है इसको एक पहला प्राथमिकता के आधार पर इसको अपना एक कार्य लें, क्योंकि जब तक हम सस्टेन डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे और इसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाएंगे तो ये हमारे जो मनुष्य के बस में है। प्रकृति तो इसका अपना संतुलन करेगी और फिर तबाही होगी, क्योंकि जैसे 2-3 दिनों से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो आंधी तूफान आ रहे हैं, तो जब टेम्परेचर कुछ हिस्सों में धरती का बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आंधी तूफान आएंगे, ड्राउट भी होता है और बड़े जोर की हिमाचल में इंसिडेंट्स जो बादल फटने के हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ये इसी का कारण है। तो मैं यहीं अपनी बात को कहकर इसमें मैं ये कहता हूँ, हमने जो एक नारा दिया है कि कचरा जो है हम लोग इसको हर आदमी जलाता है, तो मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, और उसमें जो है हम उसको इस तरीके से निपटाएं कि ये हमारे जो प्रदूषण है उसको इजाफा ना दे। और इसी प्रकार धर्मशाला या शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि यदि धर्मशाला हैज़ टू बी स्मार्ट देन वी हैव टू बी स्मार्ट। और स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें चालाकी करनी है, हमने जो है अपनी जो गतिविधियां हैं उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं अपना ये बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक थोड़ा सा इसमें जो मैं सोचती हूँ, अभी बंगाल में हमने इस साल देख रहे कि हमारे यहाँ गर्मी के समय आम का बहुत अच्छा फलन होता है। इस साल हम देख रहे हैं कि आम का जो फूल होते थे वो बहुत पहले आ गए और सबको आम का जिसके पेड़ है उसको वो लोगों को लगता है कि ये बहुत क्षति होगा इस बार। हमारे यहाँ जो बसंत के महीने में जो कोयल गाना गाती है वो भी इस साल हम देख रहे हैं कि 20 दिन पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में इतने सारे चेंजेस जो हो रहे हैं और भी बहुत कुछ है, तो लेकिन हम लोग इसके बारे में हमारा कोई चिंता नहीं है। हम अभी हमारे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में भारत के सबसे बड़े जो कोल ब्लॉक मिला है देवचापाटानी, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट है, भारत की सबसे बड़ा है। इसके बारे में बाहर कोई चर्चा नहीं हो रहा है और इसकी माइनिंग के लिए वहाँ पे गांव के गांव सब वो उजाड़ रहे। कितना जंगल कटेगा पता नहीं, लेकिन आप देखिए ये बंगाल के जो पावर में है वो खुद नंदीग्राम ने ये सब में मूवमेंट किया था, लेकिन यहाँ इनके पक्ष में है और इनका एजेंडा भी है कि हम इतने सारे लोगों को नौकरी देंगे। और जो अपोजिशन वाले हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे इस मामले में। उसका सिर्फ कहना है कि सिर्फ पुनर्वास का मुद्दा जो है ठीक से मिले और वो लोग बोल रहे हैं कि हम ठीक से दे रहे हैं, तो वहाँ किसी को जाने भी नहीं दे रहे और कितना खतरा वहाँ होगा। उस जगह पे पहले से ही कुछ माइनिंग चलता था, अभी वहाँ आप लोग जाएंगे तो लगेगा कि कई किलोमीटर पहले से आप सांस नहीं ले पाएंगे। कोरोना के टाइम में वहाँ हम लोगों ने कैंप लगाया था क्योंकि माइनिंग बंद था और करीब कई महीनों से लोग इतना खराब हालत में थे, तो हम लोग जब कैंप लगाए तो देखा कि 2-2.5 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे खाना के लिए और उसके पास बर्तन तक नहीं है। ये जो स्थिति है और ऊपर से ये पेड़ पूरा कटने वाले हैं ये लोग, लेकिन कहीं मीडिया में आपको यही लगेगा 2170 मिलियन टन कोल है नीचे
और उसकी माइनिंग के लिए अभी ये लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक है, पता नहीं एनवायरनमेंट से भी कैसे ये बच जाएगा, लेकिन सोचते ही डर लग रहा है। 20,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि स्कूल में और ये सब में एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा तो बहुत शुरू हुआ। वो चर्चा कैसा है कि एक पेड़ एक जीवन, ये मुझे बहुत भयानक लगता है, क्योंकि एक पेड़ एक जीवन नहीं है, एक पेड़ एक पूरा इकोलॉजी है। और हम लोग बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ, आप कहीं पे भी जाओगे आपके हाथ में एक पेड़ लगा देंगे, आपके घर में जगह हो या नहीं वो बता जाएगा। लेकिन जो हजारों पेड़ काटा जा रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोलता। एनवायरनमेंट दिवस का स्लोगन है कि पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ मत काटो। जो 300 साल 100 साल पुराने पेड़ शांति निकेतन में भी काटे जा रहे हैं, इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठता है। और जब भी हम ये सोचते भी नहीं, जो हमारे जो पहले हम जिस तरह से जीते थे, ये कार्बन फुटप्रिंट के बारे में इन्होंने अभी बताया। मैं गांव की स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो एक बार बच्चों से मैंने कार्बन फुटप्रिंट का ये किया था, तो मैं इतना लज्जित हो गई कि गांव वालों से हमारी कार्बन फुटप्रिंट इतना भयंकर ज्यादा है। आज भी वो जो भी कुछ फेंकते हैं उसका दोबारा थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अभी तो प्लास्टिक और ये सब जगह पे चले गए। तो हमको ये सोचना चाहिए कि गांधी जी ने जो पूरे एनवायरनमेंट का आप मूवमेंट कहिए कुछ कहिए, उसका जो मेन बात तो उन्हीं से आया है कि हमारा जो ग्रिड है उसके सामने सब कुछ जल जाएगा, जो नीड है वो अलग है। अभी दुनिया भर में लोग उसको सोच रहे हैं। तो इसी स्थिति में आने वाले समय में हम इसका तो जो दवाई होगा जैसा इन्होंने बताया वो तो होगा ही। आप चाहे उसको नजरअंदाज करें, देखिए या ना देखिए, जो होगा वो होगा। अभी से हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चेंजेस होने लग गए हैं। पहले साल में एक तूफान आता था बे ऑफ बंगाल में, अभी लगता है कि बे ऑफ बंगाल में तूफान जैसे कतार में खड़े हैं, एक के बाद एक, तबाही तबाही तबाही। अब सुंदरबन के वो जो आइलैंड्स है वो तो बिल्कुल पानी के नीचे चले गए। लोगों का हालात हर साल एक ही होते जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है इसको सोचने के लिए, और मुश्किल ये है कि जो वामपंथी धारा बंगाल की बात कर रहा है उसमें एनवायरनमेंट के लिए जगह नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लेकर आप कुछ भी पढ़ेंगे उसमें इसके ऊपर कुछ है नहीं। वो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बार बार बोलते थे और उसको वही चाहिए कि सबको काम मिले, लेबर इंटेंसिव काम हो, ये सब वो सोचते रहते। तो एनवायरनमेंट का जो सवाल है वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने बहुत अच्छी तरह से उस समय समझे थे। और इस सब को लेके हमको जो भी सोचना है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में, इसकी जगह सही में बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसको आगे हम लोगों को सोचना चाहिए। धन्यवाद सोमल और मनीषा जी। मैं सोमल जी की एक बात से सहमत हूँ कि ये जो है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की एक विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा एक तो लोग समझते नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो समझते हैं या तो एक्टिविस्ट जिनको कहा जाए, इस पर जोर नहीं देते, क्योंकि बहुत बड़े नारे नहीं लगाए जा सकते। क्या करेंगे समझ में नहीं आता, आपके पीछे कौन आएगा ये पता नहीं होता। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में लोगों को आगाह करें कि आने वाला खतरा क्या है। ग्लासगो में जब COP 26 मिली, उन्होंने ये तय किया कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये नापा जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था और आज क्या है। 2 डिग्री तापमान बढ़ना नहीं चाहिए और 1.5 डिग्री तक उसको कंट्रोल में रखना है। ये कुछ इसमें सक्सेस मिली है, लेकिन दुनिया का जो हाल है
वो ये है कि इसको कुछ समझते ही नहीं। हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो दुनिया में कार्बन पैदा करने वाला तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश हो तो भारत है। पहले नंबर पर अमेरिका। अभी ट्रंप ने इसमें से विड्रॉ कर दी, तो वो मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसे कोई चीज है। तो दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर भारत है। हालांकि गैप बहुत है, लेकिन आप तीसरे नंबर पर हैं। और जिस तरह से आपकी उद्योग के लिए जो आपने जो रेस लगाई है तो विकसित भारत, इसमें कुछ भी नहीं होगा तो पर्यावरण खराब होने वाला है आगे तक। वैसे भी क्लाइमेट पर तो असर तो होता है, हम खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, हर चीज में ये तो होता है, तो एक हद तक तो नहीं होता है। अब COP26 में ये तय किया गया कि 45% एमिशन कम कर एमिशन। टोटल कार्बन जो है वो तो वैसे का वैसा बना रहेगा, इसमें और नया जुड़ेगा, लेकिन जोड़ने का जो है प्रमाण वो मात्रा 45% नीचे लाएगी और 2070 तक उसको 100% एमिशन बंद करना। नेट जीरो जो कहते हैं, नेट जीरो वो है, आप नेट जीरो नया कार्बन पैदा नहीं करते, उसको नेट जीरो कहते हैं। तो नेट जीरो पर पहुंचे 2070 तक नेट जीरो पर पहुंचना है। हमारे देश में जो हाल है वो ये है कि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर को पर्यावरण का एक अवार्ड भी मिल चुका, जैसे ओबामा को नोबेल मिल चुका, उसके बाद भी इस पर कहीं हुई नहीं। वैसे ही इनको जब पर्यावरण का अवार्ड मिल चुका, उसके बाद भी इन्हीं की सरकार जो करती रही है, प्रधानमंत्री की सरकार जो करती रही है मोदी जी, तो ये है कि हसदेव अभयारण्य हसदेव में 21 कोयला अलॉट किए, ज्यादातर अडानी के यहाँ, और इसमें वो भी आ जाते हैं जहाँ से वन्य जीव इधर से उधर जाते हैं, उनका रास्ता है, वो भी रास्ता भी खत्म किया है, क्योंकि वह खुदाई वगैरह माइन बन जाएंगे। देश में 1.5 से 2 टन जैसा मनीषा जी कह रही कोयले की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा कई गुना कोयला देश में बनाने की, पैदा करने की योजनाएं बनाई जाए, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें प्रकृति पर मानव का विजय माना जाता है। मार्क्स ने भी यही कहा कि प्रकृति पर विजय हासिल करके इतनी प्रगति मानव समाज ने हासिल की है, लेकिन मानव खुद प्रकृति का एक हिस्सा है, जिसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ रहा है। वो ये रहा है कि अंधाधुंध एक दौड़ लगा रहे हैं और गलत बातें होती हैं। ग्रीन कवर में क्या होता है कि पेड़ आपने लगाए, पेड़ पर पत्तियां गिनती, कितनी पत्तियां हैं ये गिना जाता है सैटेलाइट, वो काउंट करके बोलते हैं कि भारत में ग्रीन कवर बहुत ज्यादा है। ग्रीन कवर अब रबर के का प्लांटेशन करेंगे, वो भी ग्रीन कवर में आ जाएगा, वो फॉरेस्ट नहीं है। आप चाय का बागान लगाएंगे, उसमें आप 100 एकड़ और जोड़ देंगे, वो भी ये है, वो ग्रीन कवर में है लेकिन फॉरेस्ट नहीं है। इधर आप फॉरेस्ट आप साफ करते। दूसरा एक जो खेल है वो है इनका कैंपा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग। कैंपा में क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि एक जगह आप जंगल साफ कर रहे हैं तो नोशनल हिसाब लगाएं कि कितना नुकसान है। तो जो नुकसान करने वाले हैं
वो हिसाब देते हैं कि हमने यहाँ जंगल इतना साफ किया, इस वजह से यहाँ इतना नुकसान, इतना पैसा कैंपा फंड में जाता है। कैंपा में गया फंड, वो किसी और जगह जंगल बनाने के लिए लगाया जाता है। अब अंडमान में एक बड़ी योजना चल रही है, साफ सफाई मैदान बनाना है, क्योंकि वहाँ टूरिज्म का विकास करना है। तो अंडमान में के जंगल को आप साफ करेंगे, उसका पैसा कैंपा में आएगा, इसमें से आप मध्य प्रदेश में जंगल बनाएंगे जो पतझड़ के जंगल है, उसको जिसमें पान गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, अंडमान का जंगल तो साफ हो गया, वहां तो आपने बर्बादी कर दी, पैसे में आपने हिसाब लगाया, किसी और जगह वो पैसा आपने लगाया, खर्चा किया। तो ये जो है इसका जोरदार विरोध होना चाहिए कैंपा स्कीम। कैंपा स्कीम बिल्कुल बोगस है, ये रिसाइकल करते हैं, पोल्यूशन को रिसाइकल करते हैं, डिस्ट्रक्शन को रिसाइकल करते हैं, जहां जरूरत नहीं है। पेड़ बचाओ कह रहे हैं, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, ग्रीन कवर बनेगा, जंगल नहीं बचेगा। जंगल को सिर्फ आदिवासी बचा सकता है, और आदिवासी के हाथ में कंट्रोल नहीं है, मैनेजमेंट भी उसको FRA के तहत उसको मैनेजमेंट देने में भी गवर्नमेंट को परेशानी हो रही है। वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतनी पावर्स दे दी गई है आज कि वो फॉरेस्ट गार्ड किसी को जंगल में शूट कर दे तो वो क्राइम नहीं माना जाए, जैसा आप पर तो क्राइम नहीं माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कोई आदिवासी अगर जंगल से सूखी लकड़ियां उठा ले रहा है और गार्ड को लगा उसको मार दो तो वो मार सकता है। ये कानून बन चुके हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, वो कानून बन चुके हैं, और स्मगलिंग वैसे ही करती है, पेड़ वैसे ही करते हैं। और पेड़ कटना ये तो स्मगलिंग की बात हुई, सरकार खुद कहती है कि हजारों पेड़, दिल्ली से देहरादून का रास्ता बनाया, बीच में नेहरू अभयारण्य, नेहरू अभयारण्य, इसके बीच में से रास्ता जा, क्यों? दिल्ली से आपको आप देहरादून पहुंचना है, आगे जाना है, 2.5 घंटे में पहुंचना, 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगते। 2.5 घंटे शहरी लोगों की, टूरिस्टों के 2.5 घंटे बचाने के लिए हजारों पेड़ साफ कर दिए। सुनवाई नहीं है, लोग बोलते हैं सुनवाई इसलिए नहीं है, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आप सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कोई भी पॉलिसी सरकार बनाए, संविधान में तो समानता की बात है, लेकिन उसी संविधान में ये भी प्रावधान है कि समानता को कैसे तोड़ा जाए, गरीबों को की रोजी रोटी कैसे छीनी जाए। तो जब तक हम इस मामले में, जैसा कैंपा है, दूसरा मैं भूल रहा था, कार्बन ट्रेड। कार्बन ट्रेड का मतलब ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका में अपनी फैक्ट्री में, अपनी प्लांट में कार्बन कम नहीं कर सकती, तो वो क्या करेगी, कोई ऐसी जगह ढूंढेगी कि जहां वो कार्बन कम करके कार्बन क्रेडिट हासिल करे। तो कार्बन ट्रेड मतलब मैं यहाँ तो नहीं कम किया, यहाँ मैंने कम कर दिया, अब देखो टोटल को मैंने कार्बन कम कर दिया, तो इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए, वो क्रेडिट बेची जाएगी, आपके हाथ में लेटर आएगा, वो लेटर बेचा जाएगा, कोई और कहेगा, आपका लेटर लेके कोई और पोल्यूटर कहेगा तो मैंने भी कम कर दिया, देखो मेरे पास भी क्रेडिट है। मतलब ये जो कैपिटलिस्ट साइकिल है वो वैसे ही चलता रहेगा, खत्म नहीं होने वाला।
आप फॉरेस्ट फायर की बात कर रहे थे, समझिए ये सही है कि लोगों का इसमें रहता है, खासकर जहाँ धूम खेती होती है वहाँ ये ज़्यादा देखा गया है। 2008-9 में हिमाचल में 8-9 फॉरेस्ट फायर की, आज ये कम से कम 50 गुना बढ़ गए। लेकिन सिर्फ हिमाचल की बात करें तो जो पाइन जो है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो क्या होता है, जमीन से नमी खत्म हो जाती है, नमी खत्म हो जाती है तो वो दहनशील बन जाते हैं। पाइन की ज्वलनशील, हाँ, पाइन की सूखी पत्तियां, ये पाइन को क्या कहते हैं, चीड़ कहते हैं, चीड़ पे जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। अगर सरकार, आप कहेंगे खाना मत बनाओ चूल्हे पर, ये मत करो, ये आप गाँव में रहते हैं, गैस की इतनी बड़ी कौन सी कितने लोगों का सिलेंडर है, आग तो तब भी लगेगी। आपको, आप इससे पहले फरवरी से लेकर अप्रैल में हिमाचल में आग लगती है। अब आप बताएं तो फरवरी से पहले जंगल साफ क्यों नहीं किया जाता, पाइन की जो पत्तियां वो हटा क्यों नहीं, सरकार ये क्यों नहीं करती है, शायद ये 100 मीटर में आप आग मत करेंगे, इसका ये हिमाचल की सरकार आप देख लीजिए। हाँ, इसमें वर्णन है। तो आप पाइन की चीड़ के वृक्षों की सफाई, आप ये देखिए नमी खत्म हो जाएगी, आप क्या कर रहे हैं, पानी है वहां, पानी खत्म हो रहा है, जल जंगल जमीन पर जो हमला है उस पर जो डिपेंड करता है, उसके हाथ में नहीं। आदिवासी जानता है क्या करना चाहिए जंगल में, आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, और ब्यूरोक्रेट बैठा है वो नहीं जानता, हमारे पब्लिक मूवमेंट्स नहीं जानते। सबसे बड़ा काम जो हमारा रहेगा तो ये होना चाहिए कि हम लोगों को, मिडिल क्लास को जागृत करने से बहुत फायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए, पर्यावरण को बताना चाहिए, एक आर्मी चाहिए। आर्मी कहाँ से आएगी, भुक्तभोगी होगा वो आर्मी में आएगा। आदिवासी नक्सलवादियों के साथ जाता है तो आपके साथ भी आएगा, उसको रास्ता बताया। और नक्सलवादी के साथ क्यों जाता है, क्यों उसकी बात सुनता है। हम उनकी बात सुनेंगे तो हमारे साथ है, हम उनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, उनके साथ रह के प्रोग्राम बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, हम उनके पीछे पीछे वो जो कहेंगे वो हम लागू करेंगे। हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि आदिवासियों के हाथ में, वन में जो जंगल में रहते हैं उनके हाथ में न सिर्फ मैनेजमेंट बट कंट्रोल एंड गवर्नेंस, कंट्रोल को नियंत्रण, पूरे इसका जंगल का नियंत्रण और शासन, नॉट प्रशासन, तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ये आदिवासियों के हाथ में शासन। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अब हर तरह की स्कीम बनती जा रही है, हर जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को MOC एंड जो मंत्रालय है उसने निकाला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बी एनकरेज टू फॉर्मुलेट स्कीम्स। अरे इनको स्कीम की जरूरत नहीं है, आपकी स्कीम की कोई जरूरत नहीं है। वो जानते हैं आंध्रा में एक जंगल है, उस जंगल से आप बाहर निकलते हैं, सूखी डाली, सूखा पत्ता भी उठा के जंगल के बाहर नहीं लेगा, आदिवासी नहीं ले, आपको कोई बात नहीं, वो आपको नहीं ले जाने देते। वो इतना ही तोड़ते हैं, इतना ही लेते हैं जितना उनकी आज की जरूरत है। ये समझदारी हमको लेनी है, हम दूसरों को देने चले ये नहीं होगा। ये मैं समझता हूँ, जैसे सोमल जी ने कहा, लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण अभियान का एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इसमें पीछे नहीं हटना। एक बड़ी आदमी की जरूरत है,
नहीं तो ये सारा आज चरमपंथी दक्षिणपंथी अति घोर दक्षिणपंथियों का, दक्षिणपंथी भूल जाइए, राइटिस्ट को भूल जाइए, फार राइट है। आप गूगल सर्च करके देखिए, ग्लोबलाइजेशन सब लास्ट टाइम सब आया, तब किसी ने ग्लोबलाइजेशन दिखा। वो दक्षिणपंथी चाहते हैं कि उनको हर जगह मार्केट मिले, ये चाहते हैं हमारा संकेत हो, नेशनलिस्ट इटली, फ्रांस, हर जगह ये जोर में, अमेरिका में तो लीडर आके बैठे मानते ही नहीं। इस पूरी बड़ी ताकत के सामने लड़ाई की शुरुआत तो एक कदम से, लोकतंत्र के राष्ट्र निर्माण अभियान पहला कदम ले सकता है। दूसरा कदम ये है कि हमारे जितने पब्लिक मूवमेंट्स हैं उनको बताना क्या पाइए आगे और शामिल हो जाइए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। बहुत मैंने बोल दिया। मैं थोड़ा सा, ढोलकिया जी ने बड़ा विस्तार से कहा है, थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दे दूं, क्योंकि मैं वन विभाग में रहा हूं और कानूनों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो कुछ ऐसी बातें हैं कंट्रोवर्शियल जिस पर स्पष्टीकरण जो है जरूरी है। ढोलकिया जी ने एक बात कही कि वन विभाग के कर्मचारी को ये इख्तियार है कि वो किसी को भी गोली मार दे। मैं वैसे हर जगह की बात तो नहीं कर सकता हूँ, वैसे फॉरेस्ट एक्ट जो है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए बना है और हिमाचल के संदर्भ में कहूँगा तो ऐसा कोई किसी को इख्तियार नहीं है कि वो किसी को गोली मार दे। वो देश के कानून के तहत है, कोई भी किसी को गोली नहीं मार सकता है। दूसरी बात यह है कि एक और बात आई कि सारे जंगलों में किसी को कुछ पत्ता तक उठाने की इजाज़त नहीं है। जो वन है इसकी अलग अलग किस्में हैं। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो बड़ा कम है, मेरे ख्याल में 1 या 2% जितने जंगल में उतना है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाता। परंतु जैसे हिमाचल है तो 3-4% जो है रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वो अंग्रेजों के टाइम में बने थे और उसमें जरूर है क्योंकि वो जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी थे उस टाइम, सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो वो अंग्रेज़ों ने ही उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। तो उनके राइट्स लोगों के जो थे वो सेटल कर दिए थे और वहाँ भी लोग वैसे राइट एंजॉय करते हैं। जैसे हिमाचल है तो वहाँ गद्दी जो है वहाँ ग्रेजिंग के राइट्स हैं उनको। और उसके बाद जो है डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। इसमें जो है ऑल जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, कुछ राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। बाकी जो है एक विलेज फॉरेस्ट होते हैं उसमें तो कोई भी राइट जो है वो किसी का सस्पेंड नहीं है, वो एंजॉय करते हैं राइट्स। 1980 के बाद जो है देश में फॉरेस्ट का जो कानून है उसमें काफ़ी लचीलापन आया है, जिसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक तरीका अपनाया था। उसमें ये है कि ना तो सरकारें उसको ज़्यादा संजीदगी से इम्प्लीमेंट कर पाए और लोग भी नहीं समझ पाए। उसमें है कि जो भी जंगल है उसको लोग जो हैं मैनेजमेंट कमेटी बना के जो है उसको मैनेज करेंगे, पर वो ज़्यादा नहीं कर पाए। मैंने हिमाचल में जो अपनी फॉरेस्ट्री की है उसका एक कंपोनेंट जो PhD की है, एक कंपोनेंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी था और हमने एक जंगल को जो है लोगों की भागीदारी से उसको पुनर्उत्पादित किया था। उसको मैं अभी भी जाता हूँ देखने को, तो वो लगभग मैनेज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से बंदिशें हैं, लोगों की समझदारी को और बढ़ाने की बात है, जागरूकता की बात है। और बात आई कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। ऐसा है कि आदमी बूढ़े जो हैं वो चल बसते हैं तो नए जनरेशन आती है। जंगलों में भी जो है नई जनरेशन के लिए ओपनिंग करने की ज़रूरत होती है, यदि इसको साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से यदि मैनेज करना है और ये मैनेज होते रहे हैं तो रीजनरेशन के लिए ओपन किया जाता है, तो उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं।
हाँ, ये जरूर है कि उसको देखा जाए कि वो पुनरुत्पादित हो तो अच्छा फिर जंगल बने। ऐसा कई तरीके हैं, तो उसमें वन विभाग ने बहुत सक्सेस भी प्राप्त की है। एटलीस्ट मैं जहाँ जहाँ वन विभाग में 4 डिवीजनों में रहा तो वहाँ जंगल उत्पादित हुए भी हैं। तो मैं इतना बोल के कि एक पक्षीय बात ना हो, जंगलों का रखरखाव के लिए जिम्मेवारी हर आदमी को लेनी पड़ेगी, सरकार भी ले, लोग भी लें। धन्यवाद। आज थोड़ा ज़्यादा मंच केंद्रित चर्चा चली है, उससे देरी से शुरू हुई है, न देर से शुरू नहीं हुई। बहुत देर से लोग आज आए हैं और 9:30 बजे चर्चा शुरू हुई। लेकिन हमारा एक कहना है कि अब लोगों को बात करने का मौका, मैंने आपस में फिर आप लोग की राय का फर्क होगा तो आप लोग राय का बंटवारा आपस में मत कीजिए। एक बार जो बोल लिए, ये सहभागी होने के नाते मेरी एक अपेक्षा है। पहला तो है कि जो हम लोग आमतौर पर आजकल पर्यावरण को सबसे बड़े संकट के रूप में मानते हैं और मिडिल क्लास के लोग थोड़ा बोलते समय पर्यावरण का संकट और ज़्यादा दोहराते हैं। जिनकी जिंदगी पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक है, वही पर्यावरण का खतरा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। बाकी लोग पर्यावरण संरक्षण जीते हैं, बोलते नहीं। तो पहले तो है कि ये हमको लगता है कि समझने की जरूरत है कि केवल वन, पेड़ की बात केंद्रित हो गई, केवल वन, केवल पेड़ नहीं, केवल वन भी पर्यावरण नहीं है, बहुत सारा कुछ है और सबके संरक्षण का संदर्भ है। और सबसे बड़ा खतरा इस काम से है कि जितने प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन से के मुकाबले ज़्यादा अच्छा शब्द होता है दूसरा कुछ खोजना, बोलना, लेकिन वो अभी हमारे पास शब्द नहीं है। उनके वो जितने ज़्यादा पूंजीपतियों के हाथ में होंगे, जिनका सीधा रिश्ता नहीं है, जितना उनके हाथ में होंगे उतना पर्यावरण पर संकट रहेगा। और जितना पर्यावरण के प्रकृति के संसाधन को अपना मुनाफा मानने वाले, उत्पादन मानने वालों के हाथ में जितना केंद्रित होगा उतना बड़ा खतरा होगा। ये स्वाभाविक सूत्र है, यानी पर्यावरण कभी भी पूंजीपति, मिडिल क्लास का व्यक्ति, सरकार नहीं बचा सकता है। एक सूत्र है जो सही सूत्र है। लेकिन इस चक्कर में हम आदिवासियों का ग्लैमराइजेशन भी बहुत नहीं करें, क्योंकि वन बचा, आदिवासी बचा सकता है। इस तरह से कि मैंने ओवर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। जिनका वन के साथ वास्ता है वो बचा सकते हैं। आदिवासी का वन के साथ ज्यादा वास्ता है, इस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन आदिवासी कोई जंगली, आदिवासी कोई वन की, आदिवासी जो संदर्भ है, जरूरी नहीं कि वन के से अलग भी हो जाए तब भी वो आदिवासी रहे। दूसरा कि वन पर संकट का एक कारण, अगर चेतना नहीं हो, लगातार चेतना विकसित नहीं होती रह सके, जानकारियां नहीं बढ़े, तो आदिवासी भी वन को बर्बाद करने में हिस्सेदारी कर सकता है। पूंजीपति जैसा, मिडिल क्लास जैसा नहीं करेगा, सबसे कम करेगा, लेकिन उसको एकदम आदर्श रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है। हमारा खुद से करना है, जो प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति जीवी समुदाय जो सीधा रिश्ता है, वो सारे लोग बचा सकते हैं। और हमको अगर प्रकृति को बचाना है तो प्रकृति को, प्रकृति जीवी समुदाय, उसमें भी जो मेहनत का समुदाय है, उस समुदाय के हिस्से ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात होगी। और वन विभाग का जमींदारी तो खत्म करना चाहिए, जो पुणे में हम लोगों ने सोचा था। और क्योंकि उस संदर्भ में सोमल जी ने जो कहा है, उनकी दृष्टि अभी भी वन अधिकारी के रूप में कुछ न कुछ है। उनको जनता के साथ जुड़ते हुए, आदिवासियों के साथ जुड़ते हुए, उस संदर्भ को, उनका ज्ञान और वन जीवियों का विवेक, प्रकृति जीवियों का विवेक और आपका ज्ञान, ये मिलके होगा। उसके विवेक के सामने आपका ज्ञान कहाँ स्वार्थ का कारण बनता है, वो सोचना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तब बातें बनेंगी। इतना कल करना है, तो उस रूप में इस बात को समझने की जरूरत है। संध्या जी, आज पर्यावरण के इस पर अपना सत्र चलता है, तो इससे बहुत सारा जो मंच था, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, उनसे
मंथन जी ने उसके बाद जो बात कही उससे जोड़ के मैं आगे बोलना चाहूँगी। मंथन जी ने एक बात कही कि प्रकृति जीवी समुदाय ही पर्यावरण उस पर जो निर्भर करता है वही पर्यावरण का रक्षण कर सकता है, और मुझे लगता है ये बात भी इतनी सही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं बताती हूँ कि अपने यहाँ इतने ज़्यादा किसान हैं, 14 करोड़ 12 करोड़ कितने भी होंगे, और ये सब खेती कर रहे हैं। खेती करना यानी पर्यावरण का नुकसान ही है एक जगह से। जैसे कि हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अगर वन को नष्ट करके खेती की है तो इकोलॉजिकली आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और अगर खेती के जगह बिल्डिंग और रोड बनाए तो आपने इकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अपने जो किसान लोग भाई हैं वो ज़्यादा पैसे मिलने के लिए, वो प्रोडक्शन बनाने के लिए सभी ने बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़मीन का यानी पूरी ज़मीन जो है उसका कम से कम 60% हिस्सा जो है ज़मीन का वो खेती के अंदर है, और वो खेती में क्या चल रहा है ये आप बस सोचिए। वो खेती में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, खाद बढ़ रहा है, कीटनाशक बढ़ रहे हैं, और क्या क्या नया है। उसके बाद ट्रैक्टर और इतनी सारी मशीनरी से वो ज़मीन को पूरा खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है, इसकी कोई बात ही नहीं है। पर्यावरण का सबसे बड़ा संकट खेती का है। अब हमें अगर वो करना है तो क्या क्या होता है, ज़मीन खराब होती है, उसमें पूरे आप केमिकल्स डालते हो। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। उसमें देखो आप इतना सारा यूरिया होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, पूरा ये होता है, वो खेती में डालते हैं। उसका असर क्या होता है? हम एक स्टडी कर रहे थे हमारे एरिया में, वहाँ के जो खाद लोग रहे, वैसे तो हमारे एरिया में ज़्यादा लोग खाद वापरते नहीं हैं कंपैरेटिव टू ये पंजाब और हरियाणा और यहाँ के कम है। हमारे यहाँ लोग गरीब है तो ज़्यादा खाद नहीं डालते। तो अभी हमने ऐसा पाया कि हमारे गांव में कम से कम 50 गांव का हमने वेल्स का यानी जो ये रहते कुआं रहता है उसके पानी का टेस्ट किया, तो सभी में नाइट्रेट की एक बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो मुझे ये कहना है कि ये खेती में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। रासायनिक खाद हमें चाहिए क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है। हम लोगों से बात करते कि आप रासायनिक ये क्यों डालते? नहीं मैडम, फिर हम कुछ नहीं डालेंगे तो हमको कुछ नहीं आएगा, हमको नहीं पुराएगा। फिर वो खाद से प्रदूषण हो रहा है तो हम क्या करें? अगर हमारा ये जा रहा है, क्रॉप जा रहा है, उस पर हम कुछ दवाई नहीं लगाएंगे तो हम डूब जाएंगे, क्या करेंगे? पहले ज़माने में कैसे करते थे, लेकिन पहले ज़माने में इतना सा ही होता था। हमको तो अभी पहले ज़माने में हम 1 एकड़ में 5 क्विंटल धान मिलता था, अभी हमको 20 क्विंटल मिल रहा है, खाद के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये प्रकृति पर निर्भर नहीं है क्या किसान? किसान प्रकृति पर निर्भर है, उससे उसका पूरा सब कुछ मिलता है, तो भी वो अपनी जमीन के तरफ और उसके तरफ क्यों? लालच। नहीं, लालच नहीं बोल सकते, उसकी मजबूरी बोल सकते हैं। उसको एकदम से लालच कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी खुद के तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का से कम, और ट्रैक्टर जो कुछ एग्रीकल्चर की मशीनरी है उसका जितना कम से कम उपयोग करें उतना हम एनर्जी बचा सकते हैं। आज एक केमिकल फर्टिलाइजर करने में और ट्रैक्टर चलाने में डीजल और वो जो लगता है उससे कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, कभी आपने सोचा है? बहुत ज़्यादा। तो जितनी जितनी खेती मैकेनाइज्ड हो जाएंगे, जितने जितने आप उसमें केमिकल्स करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, और उससे ही कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात है। दूसरी बात इन्होंने कही, दूसरी बात पानी की है। पानी में प्रदूषण इतना हो गया है, तो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, एनवायरमेंट के लॉज है,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन कोई उसका यही नहीं करता। हम इतना लड़े। मैंने जब मेरे इसमें काम करने की शुरुआत की तो मैं वलाशा में रहती हूँ, वहाँ बहुत बड़ा पेपर मिल है। वो पेपर मिल का पानी जो था वो प्रदूषित था और उसका जो कचरा है सफेद, उससे जमीन भी बहुत खराब हो गई थी। हमने इसके लिए बात करी पेपर मिल से, तो बोले हमको पानी प्रदूषण के लिए हमारे पास कोई जमीन ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, और ये जो जमीन दी है हमको लीज पर दी है, वहाँ हम कुछ भी कचरा डाल सकते, आप उसमें कुछ नहीं मिलते। फिर इसके लिए क्या करना, फिर हम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को मिले कि भाई ये पानी में इतना गंदा पानी हो रहा है हमारी वर्धा नदी का, तो उसके लिए आप उसका कुछ एनालिसिस करके दो कि हम हमारी केस रख सके कि पानी आप खराब कर रहे हैं। तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि बोले आप इसकी झंझट में काय को पढ़ते, बोले मैडम वो अच्छा बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वाटर पोल्यूशन का, ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं, बोले इसमें बोले आप बोले वो जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है ना उस पर काम करिए, बताइए। उसके बाद मछली पकड़ने वाले वर्धा नदी के जो लोग थे मच्छीमार, उन्होंने इन पर केस किया और कुछ ये अपने ये है बैल और गाय मर गई, तो उस पर केस हुआ। फिर राजूरा के कोर्ट में वो केस दाखिल हुई, फिर पेपर मिल को और उसके लिए बहुत लड़ाई चली, वो 7-8 साल से चली। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट दिखाया पेपर मिल केस में। मैं इसलिए बता रही हूँ कैसे इंटरेस्ट है। आप एक बात कीजिए कि पहले वो नहीं हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मंच ने बहुत कुछ टाइम कर, तो वो बात नहीं है। अब इसमें एक बात मैं और कहूँगी कि आखिरी में जो लोग बोलते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है, शुरुआत में भी बोलते हैं, इसके लिए टाइम लिमिट का थोड़ा सा हर जगह ही रखना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें होती है और हमारी जो जीवन पद्धति है इसके बारे में, जंगल के बारे में, पानी के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ। अगर इन्होंने रोक दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात, क्योंकि उसमें मैं पिछले 40 साल से मैं उस पर काम करते आई हूँ, तो इसमें एक बात है कि हमारी जो व्यवस्था है और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण ही ये सब हो रहा है। और हम लोग बापू की बात तो बहुत कहते हैं, लेकिन हमारा जीना है तो हमको फोन चाहिए, हमको हर चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, प्लेन से जाना चाहिए, सब कुछ हम कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि ये पूंजीवादी लोग ये कर रहे हैं। पूंजीवादी लोग जो कर रहे हैं उसको हम फर्स्ट स्वीकार रहे हैं, उसके लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। एकदम छोटा सा बच्चा से लेकर बड़ों तक सब उसके लिए दौड़ रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट कैसे मिले। तो ये कैसे होगा? तो पूंजीवादी को दोष देके कुछ नहीं होने वाला। हमारी जिंदगी में हम फर्क करेंगे और हम पीछे जा सकते क्या, इसका भी प्रश्न हमें पूछना चाहिए। मोबाइल के बिना हम रह सकते क्या, ये भी हमें पूछना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो मोबाइल का जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करके कैसे करें और उससे कम नुकसान कैसे करें। हम पेपर इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो अच्छे कैसे चलाएं और पोल्यूशन कम कैसे करें, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हम पीछे जाने को तैयार बहुत सारे लोग नहीं हैं। और राज सत्ता तो और पूंजीवादी को आपकी जो लालसा है उसको तो बुलाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस पर अपन ने बहुत गहराई से सोचना है। और इसके लिए एक ही उपाय है कि सरकार पर दबाव भी डालना पड़ेगा और जो साइंटिस्ट है उनको भी और संस्थाओं पर भी दबाव डालना पड़ेगा। और तीसरा है कि गांव के लोगों को भी साथ में करके उसका एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाना पड़ेगा। और उसमें एक हमने ट्राई किया है, लोक जैव विविधता करके प्रोफेसर माधव गार्गी सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, उन्होंने एक बहुत बड़ा
एक आइडिया रखा है, अब मैं उसके बारे में बोलूँगी नहीं, लेकिन वो बहुत उपयोगी है और वो हर जगह कर सकते हैं और उसके लिए लोगों को सोचने लगा सकते हैं और लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट पर उसका दबाव भी डाल सकते हैं। मित्रों, ये सत्र 10:30 बजे तक 11:30 बजे तक चल रहा है और 11:15 तो हो गया है। जो लोग साथी बोलने वाले हैं उनके हिस्से में 2 से 5 मिनट के भीतर अपनी बात कहनी होगी। हमको लगता है ये अनुशासन हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए संचालक मंडल खुद भी तो संयम में तो है ही, हम लोगों को भी संयम में रहकर अपनी बात कहनी है। और ये मौका तो बात कहने के लिए ही है क्योंकि सह चिंतन है, इसलिए मैं इस अनुशासन में रहते हुए केवल 2 मिनट लूंगा अपनी बात कहने के लिए। अब आप फोन कर 1 मिनट और बढ़ाएंगे। हाँ तो सब चलिए, हमने वो काम कर लिया, उन्होंने वो काम कर लिया। मुझे केवल इसमें 2-3 बातें कहनी। जो अब तक चर्चा हुई है, संचालक मंडल ने जो प्रस्ताव रखा है पर्यावरण के उस पर, उसमें 2-3 बातें और संध्या जी तक आते हुए हमको लगता है कि बात आगे बढ़ गई है और उसमें तमाम चीजें जुड़ गई हैं। इसमें केवल 2-3 कोण हैं इस चर्चा के, जिसको जोड़कर हमें देखना चाहिए। हमारे पर्यावरण पर हर किस्म के दबाव हैं। जीविका का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर्यावरण से हमको इतने मानव समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे जीव जगत के लिए अर्जित करना है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण पृथ्वी पर पूरे जीवन को केंद्र में रखकर पर्यावरण के बारे में सोचने का बनाना चाहिए। एक तो बात मैं ये सूत्र वाक्य में बोलूंगा, एलोबरेशन में नहीं जाऊंगा। यह नहीं हो पा रहा है और इसको नियंत्रण में रखना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि इस पूरे विचार को जब तक शिक्षा जगत से जोड़कर नवयुवक पीढ़ियों या पूरे मानव जीवन से इसको इतना चेतना संपन्न नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये विचार हमारे समझ में आएगा नहीं, जनता तक नहीं जाएगा। इसलिए इसको शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण पहलू बनाकर इसे जोड़ना पड़ेगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है कि हमारे जीवन में जिस तरीके से तकनीक और विज्ञान का मानव विरोधी अनुपात जो बढ़ गया है, ये सारा सवाल पर्यावरण के संकट का सवाल उससे जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपने जीवन और अपने तकनीकी ज्ञान या वैज्ञानिक प्रगति के बीच में संतुलन का कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे, तब तक इसका निदान और इस पर कोई रास्ता निकालना कठिन होगा। तो मैं ये 3 बातें आपसे कहने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर हम इस दिशा में पर्यावरण पर जो पत्रक ढोलकिया जी ने या सोमल जी ने ये अभी वनाधिकार की बात नहीं आई, तो हमको लगता है हमारे साथी अम्बरीश जो गुजरात में काम कर रहे हैं वो भी ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अगर ये सारी चीज़ें जोड़कर हम पर्यावरण के बारे में एक माने मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित अगर कोई दृष्टि विकसित कर सकें आगे, तो उसका क्रम चलाना पड़ेगा। ये केवल पहला और अकेला सत्र पर्यावरण का सवाल नहीं हल कर पाएगा चिंतन के स्तर पर। इसको हम लगातार विकसित करते हुए एक दृष्टि पत्र जैसा बनाएं और इसको चेतना में ले जाएं। हमारा जो काम है उसे आगे बढ़ाएं। बस के मणिमाला जी, साथियों, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से जल, जंगल, जमीन, नदी, अनाज और हर जगह प्रकृति के हर चीज में सरकार घुसी बैठी है, क्या सरकार के घुसपैठ को हटाए बगैर हम पर्यावरण में दखलंदाजी कर सकते हैं? दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली में वायु प्रदूषण से इतने परेशान रहते हैं कि साल के 4 महीना तो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिनको सांस लेने की जरा सा भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये बताएं कि दिल्ली का वायु प्रदूषण बिना गाड़ियों पे लगाम लगाए संभव है? एक फ्लैट पे 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं।
गाड़ियां जितना धुआं उगलती हैं उतना धुआं कहीं कोई और नहीं उगलता। क्या सरकार के पास औकात, हिम्मत और नियत और कोई प्रोग्राम है गाड़ियों पे लगाए गए बगैर? और उसके अलावे हम लाख सर पटक लें, कोई अंजाम नहीं निकलने वाला है। नदियों के सवाल, गंगा हो, जमुना हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो या कोई भी हो, क्या जब तक उद्योगों के मलबे नदियों में जाने से न रोके जा सके तब तक नदियों को साफ करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। किसकी हम आप कर सकते हैं? ये लगाम नहीं लगा सकते, ये लगाम सरकार लगाएगी। किस सरकार की औकात है कि नदियों में जो उद्योगों के मलबे गिरते हैं उन्हें रोक सके? उद्योग मालिक तो कायनात के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हीं से सरकार चलती है। तो जब तक हम कोई ऐसा मूवमेंट न चलाएं जिससे हम सरकार पे दबाव डालें, तब तक हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे करने से उसमें भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे को देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो करें। जब तक हम अपनी भोगवादी जीवन शैली नहीं बदलेंगे या सारे लोग न बदलें, इसके लिए भी क्या है यार, वो गांधी नाम का जो एक व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हो गया है, लौट करके हम उसी के पास चले जाते हैं। इतना ज़्यादा जीना भी अच्छा नहीं होता। फिर हम लौट करके वहीं आ जाते हैं कि भाई उतना ही लो कुदरत से जितनी तुम्हारी दुनिया की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा जहाँ लिया तो सारा बैलेंस गड़बड़ होना है। जो आज हो रहा है, हम जो जितना भोगता है उसे उतना अच्छा, उतना महान बनाए चले जा रहे हैं, और जो जितना कम भोगता है वो उतना ही गरीब, उतना ही बेचारा, उतना ही लाचार, और उसके मानवाधिकार का कोई मतलब ही नहीं। हमें कितनी तेज रफ्तार चाहिए? तेज चलना अच्छा लगता है, लेकिन कितना? उतना कि 80% आबादी चलने लायक ही न रह जाए। पहले साइकिल रिक्शा रोका, अब ऑटो रिक्शा रोक रहे हो, आप छोटी कारों को रोक रहे हैं। जो बड़ा हो, जो बहुत तेज चल सके वही चले। तो लोकतंत्र का मकसद क्या है? लोकतंत्र का बुनियादी मकसद ही तो यही था कि जो चल न सके वो भी चले। और यही पर्यावरण का भी मूल सिद्धांत है। अगर ये न रहे तो बच्चा सयाना हो ही नहीं। एक न चलने वाले जीव मांस का एक लोथा कुदरत भोग में डाल देती है और उसे 20-22 साल तक पोस करके हम उसके चलने, दौड़ने, घूमने लायक बनाते हैं। तो ये तो कुदरत का भी यही नियम है कि जो चलने लायक है वो न चलने वाले को चलने लायक बनाए, नहीं तो ये सृष्टि का सिलसिला ही हो जाएगा। लेकिन हम ये बुनियादी कायनात के जो बुनियादी नियम, कानून और जो संदेश हैं, हम उसे भी नहीं पकड़ते। हमें तय करना होगा कि हम कितना तेज चलें और किस रूप में चलें। अब रही खान पान की बात, आजकल बहुत चर्चा होती है। हमने बीफ से शुरू किया, मटन पे आए, मुर्गे पे आए और मछली खाना। एक बार सोच लो अगर कि मछलियाँ ना खाए इंसान या कोई भी, क्या होगा हमारे जल स्रोतों का, नदियों का, समुद्रों का? मछलियों के 100 से भर जाएंगी। इस कायनात में एक चीज होती है जिसका नाम होता है फूड वेब, और एक दूसरी चीज होती है जिसका नाम होता है फूड चेन। जरा हम इसे भी समझें और उस हिसाब से हम अपनी, और लेकिन इन सारी चीजों में घुसपैठिया है सरकार, ये सारी चीजें सरकार है। तो हमें यह तय करना है कि हम सरकार से दो हाथ दिए बगैर क्या हम अपने कायनात को, अपनी कुदरत को, अपनी कुदरत का मतलब मेरा प्रकृति से है, बचा भी सकते हैं क्या? और अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो हमारी सरकार पे लगाम लगाने की इस घुसपैठिए जो हमारे जीवन के सांस में घुसा हुआ है उसे हम हटाने की क्या कोशिश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साथियों, बहुत कम समय में मैं अपनी बात को सीमित समय के अंदर ही जो है कर दूँगा। पहली बात तो दीपक जी को बधाई देता हूँ कि इतना बढ़िया उन्होंने अपना, जितना भी मैं सुन सका, थोड़े लेट हो गए थे, बहुत ही ज्वलंत एक विषय के ऊपर उन्होंने अपनी बात को रखा। मैं
दिल्ली से हूँ और कुछ बातें मैं कहना चाहता था, मणिका जी ने जो है उन बातों को रख दिया, उनको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। असल में विकास के नाम पर इतना विनाश हुआ है, इसको मैं कम से कम दिल्ली के उदाहरण से अपनी बात को कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही बड़ा हुआ और मैंने देखा दिल्ली का क्या हश्र हुआ। दिल्ली में पहाड़ थे बड़े बड़े, पहाड़ों को एकदम साफ करके आप जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ तो पहाड़ था ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके ऊपर चढ़कर हम यमुना के पास जाया करते थे, जहाँ अभी तिब्बतियों की कॉलोनी है। वहाँ उससे पहले बड़े बड़े पहाड़ थे जिनको ट्रकों में भर के वो जो है वो सड़कें बनाने पूरी दिल्ली में उस सड़कों में उनका इस्तेमाल होता था। अब बिल्कुल वो जो है बिल्कुल सपाट जो है जगह है। यमुना का इतनी भयंकर पानी आता था यमुना में, हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा आता था। यमुना में आप आज बैसाखी का मेला है, आज मैं भूल गया, आज 13 तारीख है, आज बैसाखी का दिन है और वो बहुत भारी मेला लगता था वहाँ और धीरे धीरे वो मेला भी उनका इस्तेमाल होता था। अब बिल्कुल वो जो है बिल्कुल सपाट जो है जगह है। यमुना का इतनी भयंकर पानी आता था यमुना में, हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा आता था। यमुना में आप आज बैसाखी का मेला है, आज मैं भूल गया, आज 13 तारीख है, आज बैसाखी का दिन है और वो बहुत भारी मेला लगता था वहाँ और धीरे धीरे वो मेला भी उनका इस्तेमाल होता था। अब बिल्कुल वो जो है बिल्कुल सपाट जो है जगह है। यमुना का इतनी भयंकर पानी आता था यमुना में, हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा आता था। थोड़े समय पहले हवा को लेके जो जिस तरह का प्रदूषण है दिल्ली में, उस वक्त चीफ मिनिस्टर मदन लाल खुराना थे, उसको चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप इसके ऊपर एक्शन कीजिए। ये विषय खाली, अब इसमें क्या किया जाए, जंगल खत्म हो रहे हैं, कॉलोनियाँ बस रही हैं। इधर मेरे यहाँ मैंने देखा कि दिल्ली का बहुत सारा हिस्सा जो खेती का था, शालीमार बाग, मुखर्जी नगर, ये जो आसपास का जितने गांव थे वो सारे के सारे गायब हो गए, शहरों के अंदर आगे कॉलोनियाँ बन गई और वहाँ खेती हुआ करती थी। ये तो मैंने अपनी आंखों से जो देखा ना उसकी बात कर रहा हूँ और अब वो बहुत विकसित जगह है वो। तो विकास के साथ जो विनाश जुड़ा हुआ है वो बड़ा भयंकर इशू है। एशियाड गेम्स हुआ दिल्ली के अंदर, 3000 पेड़ खाली हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर काट दिए गए। उस वक्त मैंने चीफ मिनिस्टर को, मैं टीचर था उस वक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा मैंने, वो चूँकि हमारे यूनिवर्सिटी के वो चांसलर वो होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर एक्शन हुआ और एक्शन के नाम पे क्या हुआ, एक एक पेड़ को शिफ्ट करने का लाखों रुपए लगा दिया गया। मेरा मानना है वो जो 10 में अगर उसकी गिनती जाए तो 10 में से 9 पेड़ जो है नहीं लगे दोबारा से, और एक पेड़ कहीं लग गया, चांस की बात है अगर वो छोटा रहा होगा, बाकी सारा और लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर बर्बाद हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये विकास और उसके साथ जो पर्यावरण, ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं और इसमें अभी भाई साहब ने एक सवाल उठाया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम लोग ये सह चिंतन जो कर रहे हैं, इसका एक उद्देश्य है ना, आज ये शशि बाबू हम दोनों कमरे में बैठ के बात कर रहे थे कि मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा ये बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, सब कुछ इन्होंने देखा, अनुभवी लोग हैं, मगर सह चिंतन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं। ये तो एक जागरूक करने का वो है, एक मंच हो गया और जिसमें पहले अपने आप को जागरूक करना, फिर अपने आसपास के लोगों को, और जो इसका समाधान जो है वो क्या हो सकता है। समाधान दो ही तरीके हो सकते हैं, जिसमें जो हमारी सामर्थ्य है व्यक्तिगत, उसके अंदर हम जो भी चिट्ठियाँ लिखें, तमाम लोग जो है सरकारों को लिखें, जो अपने लेवल पे जो पेड़ पौधे लग सकते हैं, जो बचा सकते हैं, जो आंदोलन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ हम सबको आगे आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, वो नीतियों के साथ जुड़ी हैं, जैसे मणिका जी ने अभी बात की। तो उन नीतियों को बदलने के लिए दबाव बनाने का काम हमारा हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पे, मान लिया किसी के यहाँ पर ऐसा हुई तो दूसरे लोगों को लिखें, हम सब लोग इकट्ठे जाएं, आंदोलन हो, कुछ जागरूकता हो, मीडिया में आए। अब यही बचा है, भला आप आंदोलन कीजिए, कुछ ताकत दिखाइए सरकार को,
नीतियों को बदलने की कोशिश कीजिए, जागरूक। अभी दिल्ली का बहुत बड़ा इलेक्शन जो है इसी मुद्दे के ऊपर, यमुना के ऊपर बहुत बड़ा इश्यू था उसके अंदर, जिसकी वजह से दूसरों को फायदा हुआ। आप देखते हैं वो जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बने हुए हैं या यमुना का जो नाश हुआ है उसको कितना सुधारते हैं, ये देखने का टाइम आएगा। अभी देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग, और बिगाड़ेंगे वो मानते हम भी यही हैं। अब देखते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये जिसमें हम व्यक्तिगत स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर, दोनों फ्रंट पर हमें जो है ये लड़ाई लड़नी है। और इसमें खाली वन नहीं, वन के साथ वायु प्रदूषण और यमुना, ये खाली इश्यू जल आने वाले समय में तो बहुत लंबी लड़ाइयाँ जो है आप देखना अभी से ही शुरू हो गया दिल्ली जैसी शहरों में, बड़े महानगरों में। तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये जो आने वाले समय में अभी और लोगों को झेलना होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कि जहाँ हम व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं वो करें और सरकारों के ऊपर दबाव बनाने का काम करें, तभी जाके कुछ इसका समाधान निकलेगा। नहीं तो यही चलता रहेगा, कोई भी सरकार आएगी वो उसी तरह के काम करती रहेगी जो दूसरे करते हैं। धन्यवाद। अमरीश जी आप अभी ये मेरे समय में नहीं गिनना है। दो ही बातें हैं मेन, ये मैं बाकी सारे सवालों पे बात नहीं करूंगा। वन प्रोविजन की जो बात आई, मुख्य सवाल ये तो पंथन ने एक बात बताई कि संसाधन, कुदरती संसाधन पे स्थानीय लोगों का, उसके व्यवस्थापन में, उसके गवर्नेंस में स्थानीय लोगों का जितना अहम भूमिका हो उतना उसका प्रबंधन अच्छा होगा। जितना दूर से होगा उतना जो है कम होगा, अच्छा नहीं होगा और उसमें बर्बादी ज़्यादा होगी। उसका सबसे बड़ा जो प्रमाण हम देखते हैं कि आदिवासी इलाके जहाँ सबसे ज़्यादा वन है, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन है, उसके दोनों प्रमुख संसाधनों पे वहाँ के स्थानिक लोगों का कोई अधिकार नहीं। वो उसे अपने वो वन में से एक लकड़ी लेके या पेड़ काट के बेचने जाता है तो वो गुनाह करता है, जंगल का सफाई करके खेती करता है तो वो गुनाह करता है, वो पेड़ लगाता। हम अभी तो ये हो गया है कि कुछ नहीं करता, कुछ रियायतें दी गई, उन्होंने बताया कि कुछ उनको रियायत है लेकिन उनका अधिकार कोई नहीं। और कानूनन तो है, पूरा जो कब्जा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और मिनरल्स में जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उनको कोयला अपनी जमीन में से आदिवासी कोयला निकाल के बाजार में बेचने जाएगा तो वो गुनाह कर रहा है। मुख्य सवाल ये है कि ये जब तक नहीं हो, इसलिए ये बात नहीं है। और जब उनको अधिकार नहीं है तो उनको उस संसाधन को बचाने के लिए भी काम नहीं करते। इसलिए ये बात नहीं है कि आदिवासी है तो वो तो बहुत रोमांटिक है क्योंकि वो तो जंगल को कभी नुकसान ही नहीं करेंगे और उनका तो पूरा तालमेल है। जब उनको कोई अधिकार नहीं होगा तो वो उसको क्यों संभालेंगे, तो वो भी काटेंगे और लोगों से भी वो काट के वो चोरी छुरी बेचेंगे भी सही और खेती भी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो उनको अधिकार दो तो वो उनका पूरा जो है बदल जाता है। और वो जो है ये वन अधिकार कानून जो आया उसका अमल बहुत कम हुआ, उसका अमल जो है तो बहुत धीरे जाने से, और उसमें भी सामुदायिक अधिकार। JFM की बात आपने की, लेकिन JFM का हिमाचल का क्या अनुभव है मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो JFM वो ग्रांट लेने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो लोन एजेंसियों का वो कंडीशन था कि आप स्थानिक लोगों को शामिल करो, इसलिए JFM कमेटी बनाई। पूरा कंट्रोल वन विभाग का रहता है, उनके ऊपर वो JFM कमेटी कुछ नहीं कर सकती, बल्कि वो JFM कमेटी वन बचाती है तो उसको भी वो जाके उसको खराब करते हैं और अंदर अंदर लड़ाते हैं। तो ये सारा तो वन विभाग का बहुत सारा जो है तो बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। लेकिन CFR जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, जिसमें मैनेजमेंट ही नहीं गवर्नेंस का भी राइट लोकल समुदाय को और सामुदायिक संगठनों ग्राम सभा को दिया गया है, उसका अमल महाराष्ट्र में कुछ हुआ है, हम गुजरात में कोशिश कर रहे हैं। उसमें और व्यक्तिगत अधिकार सामुदायिक अधिकार दोनों का जब उसका पालन होता है तो लोगों का पूरा दृष्टि बदल जाता है। हमारे यहाँ ये अधिकार जैसे ही मिल गया, व्यक्तिगत जमीन पे भी जहाँ ज़्यादा वो पहले खेती करते थे, अभी जो है तो नीचे थोड़ी जमीन को लेवल करके उसमें तो और उसमें सिंचाई की सुविधा करके वो फसल लेने लगे हैं और बाकी की जमीन में बांस लगा रहे हैं, सागवान लगाते हैं, बाकी पेड़ लगाते हैं। तो जो पहले खेती में थी वो भी अभी जंगल के नीचे आ रही है और बाकी जंगल का प्रोटेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतने सालों से नहीं कर पाया, सिर्फ बचा के
कोई प्लांटेशन नहीं, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ उसको रक्षण करके और अगल बगल के लोगों को बता दिया कि ये जंगल अभी हमारा है, आप वहाँ से मत आइए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र से बहुत लोग आके बड़ी बड़ी वो मिला के जंगल काट के ले जाते थे। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको वहाँ भी उनका संदेश है, संबंध है उन लोगों के साथ। वहाँ बता दिया कि अभी ये जो वन विभाग का जंगल नहीं है, ये हमारा जंगल है और इसलिए अब यहाँ चोरी करने आना बंद कीजिए। दूसरे साल से वो बंद हो गया। वहाँ जंगल कम हो गए थे महाराष्ट्र में, वो जहाँ चोरी करने के लिए, तो उनको जो उन्होंने जंगल को बचाना शुरू किया। और वहाँ भी अभी आप देखो तो वहाँ की जंगल की स्थिति भी सुधर गई, यहाँ भी जंगल की स्थिति सुधर गई। तो ये इंसेंटिव कितना है, कितना अच्छा है, कितने लंबे समय तक आप उनको ये अपने तरह से जंगल बचाने का, जंगल को व्यवस्था करने का आप वो दोगे। जितना हम उसको सुविधा दोगे उतना वो उसमें गलतियाँ भी होगी, नहीं होगी ऐसी नहीं है, और कुछ वो भी होगी। लेकिन आमतौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो 50 साल में किया है और सरकार ने जो 50 साल में किया है, उससे अच्छा होने की संभावना है। इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल रोल न है, लेकिन प्रमुख रोल इनका होना चाहिए, ये बात। एक तो बातें मुझे लगा कि सबकी बातें सुनने से रिफ्लेक्ट किया। पर्यावरण सुरक्षा अगर उसके नज़रिए से देखा जाए तब एक नया ट्रेंड से आया है। हालांकि बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जो मेरा भी हाल का एक अनुभव रहा कि ये सोर्स सेक्टर के अंदर ये कार्बन क्रेडिट को लेके, जो कार्बन क्रेडिट की मार्केटिंग का ट्रेंड्स जो अभी शुरू हुआ है, कुछ ऐसे संगठन जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स प्लानिंग कर रहे थे, इसमें शायद बाहर की कोई एजेंसियां थी जो शायद बड़े फंडिंग एजेंसी से जुड़े हुए थे, और उसमें एक जो लोगों का जिस तरह से एंगेजमेंट का जो प्रक्रिया था वो बड़ा मुझे सवाल पैदा किया कि ये अभी एक बड़ा संकट हमारे यहाँ दिख रहा है कि बाहर के देशों से एक तरह से वो ऑप्शन की स्तर पे सोचने की बात है, मतलब ऑप्शन की तरह वो लोग सोच रहे थे कि कौन सा CSOs, LGOs जो इतने बड़े एरिया में अपना प्लांटेशन करेंगे और उसका इतना % कार्बन क्रेडिट उनका क्या बोलते हैं क्रेडिट काउंट किया जाएगा, और वो जितना क्लेम करेंगे उसके हिसाब से उतना उनको फंडिंग एजेंसी देंगे। और इसमें होड़ लगा हुआ था CSOs के बीच में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो करेंगे। तो एक बड़ा चिंता का विषय दिखा था वो कि कुछ लोग ये भी सवाल नहीं कर रहे थे कि वो कौन सी कंपनियां हैं आने वाली है, कौन किस प्रक्रिया से वो लोग ये काम करेंगे, और जो करने वाले भी थे उनके बीच में भी वो बस यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कैसे ले सकें। तो अपने आप में एक सवाल है, बहुत क्रिटिकल सवाल है पूरे कंट्री के स्तर पे, समुदाय के स्तर पे तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे पैसे काम प्लानिंग कर रहे थे वो कम्युनिटी से कम थे, पर वो उनके एरिया को क्लेम कर रहे थे, आदिवासी क्षेत्रों को, उनके गांव को, कि हम इतने एरिया में प्लांटेशन करवाएंगे। तो मुझे बड़ा क्या बोलते हैं स्ट्रेस में डाला था कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और हो भी रही हैं, बहुत हो रही है, वो कई नमूना बस मैंने देखा, तो ये चिंता का विषय है। शायद हमको लगता है बहुत क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, जो भी अगर कम्युनिटी लेवल में काम कर रहे हैं या उनके लिए भी काम कर रहे हैं, डायरेक्टली वो नहीं भी जुड़े हैं। तो और दूसरा जो फॉरेस्ट राइट्स को लेके वो मेरा अपना अनुभव भी रहा है कि अभी जो हम लोग भी काफ़ी सालों से कम्युनिटी राइट्स को लेकर के काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक करना, खासकर के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे कि ये अपना जंगल से जुड़ाव है ही, वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उससे जो एक रिश्ता है तो वो है ही, लेकिन एक राइट्स के लेवल में कि वो हमारे जो कम्युनिटी राइट्स का क्लेम है, प्रोसेस है, इंडिविजुअल राइट्स सरकार देती है, आसानी से देती है, ये कहते हुए भी देती है कि हम लोग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत में उनको दे रहे हैं राइट, बट कम्युनिटी राइट्स एफआर का जितना भी दावा किया गया है उसके हिसाब से इसका दुख कुछ छोड़ के, और वो भी इस तरह से दिए गए हैं कि जितना का क्लेम है उसका मे बी 10% मिला हो। तो इस तरह के उदाहरण आए हैं कि जब क्लेम के हिसाब से नहीं मिला है तो लोग उसको फिर लेना भी नहीं चाहे उसको, बल्कि एक तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक अभी हाल में हमारे यहाँ राजस्थान में एक सरकार की तरफ से एक अभियान भी चला था, सरकार क्या उसको
फॉरेस्ट राइट्स को लेकर के ही था, नाम नहीं भूल रही हूँ। तो वो एक अभियान राज्य स्तर पे भी चला, लेकिन फिर उसमें कम्युनिटी राइट्स के जो रिसोर्स राइट्स को छोड़ के दिए जा रहे। मतलब दो तरह के हैं कम्युनिटी राइट्स में, एक CFR है, CFR कम्युनिटी रिसोर्स राइट्स का, तो उसको पूरी तरह से नजरअंदाज दी थी, कहीं भी कोई भी रिसोर्स राइट्स को देने से सहमति ही नहीं दी, अपना साइन ही नहीं डाले। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो कम्युनिटी के राइट्स है, रिसोर्स राइट्स है, उनको ना देने का पूरी तरह से उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया कि देना ही नहीं है। और दूसरी बात जो पिछले कई सालों से जो हम लोग वन संरक्षण अधिनियम एक्ट के तहत में तो एक समय काफ़ी इस पे आंदोलन भी हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो हुआ था, काफ़ी सड़क पे उतरे थे लोग। इसी तरह से उसमें जो जंगलों में वनों क्षेत्र में रहने वाले जिनके अधिकार को पूरी तरह से घोषित किया गया था, जिसमें बहुत सारे हजार लोग जो अपने वंचित होने वाले थे अपने अधिकारों से, वो एक बहुत चिंता का विषय था। हालांकि उस समय भी एक सवाल उठा था जो अभी आज भी हुआ कि वो शूट एंड साइट वाला जो ऑर्डर आया था वन संरक्षण एक्ट के तहत, तो वो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि कई क्षेत्रों में वैसे कई भुक्तभोगी थे जो कि उसके खास करके वो मैं एक फैक्ट्री में गई थी आसाम का कांजीरंगा वाला उद्यान के क्षेत्र में, तो वहाँ पे इस तरह के केसेस को देखा था जो शूट एंड साइट के कई सारे इंसिडेंट्स वहाँ पे थे। तो ये सच में ये जो ऐसे कानून जो कि वहाँ के जो वन क्षेत्र में रहने वाले उनके अधिकारों को वन्य जीवों के अधिकारों के नाम से जिस तरह से उनके ऊपर शोषण होता है, वो एक अपने आप में चिंता का विषय है। और हमको लगता है कि ऐसे कानून जो कि हमारे उन ह्यूमन राइट्स का अगर अवहेलना करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि हमारी हस्तक्षेप हो और उस पर चर्चा हो रही है तो उसमें आगे विचार विमर्श किया जाए कि इसे कैसे हम रोक सके और कैसे आदिवासियों के राइट्स और जो खास करके फॉरेस्ट राइट्स, रिसोर्स राइट्स को कैसे इंश्योर कर सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ते हैं या उनमें सपोर्ट या सॉलिडारिटी को बना पाते हैं। शायद हमको लगता है कि इसमें हम लोग को सोचने की जरूरत है। पर्यावरण की विभीषिका का जो संकट है उस सबसे हम लोग कहीं न कहीं रूबरू हो रहे हैं या होते रहे हैं आज तक, और इनको हमने जानने की कोशिश की है कि भाई ये आजकल केवल अब जल जंगल जमीन तक सीमित करने का मतलब हुआ कि केवल जल जंगल जमीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन अभी के समय में डायरेक्ट ये जिस तरह से मानव संकट के रूप में उभर कर आया है वो बहुत ही चिंतनीय है। मैं थोड़ा सा ध्यान, चूंकि मैं कोल इंडस्ट्री से आती हूँ और कोयले का जो खदान होता है वो पूरी की पूरी तरह प्रकृति के खिलाफ जाकर के, प्रकृति के गर्भ में जो कोयला है या पहाड़ है उसको हम अपने देश की ऊर्जा शक्ति के रूप में इस्तेमाल कर, तो जो सोच है वो सोच अगर परिपक्व नहीं है, अगर उसका विस्तार नहीं है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं कि पहले तो एक मिनिस्ट्री के लेवल पे टारगेट तय हो जाता है कि इतना उत्पादन करना है और वो उत्पादन कैसे होगा, क्या होगा, यह सोचने का विषय ही नहीं है कि हम लोगों को मार के करेंगे कि लोगों के जीवन और वन्य जीवों को मार करके करेंगे, इस पर कोई सोचता नहीं है। दूसरी तरफ कोल वासरियाँ होती हैं जिससे कि कोयला धुल करके जाता है, बगल में गरीब किसान है, गांव के खेत हैं, वहाँ उनको बहा दिया जाता है और खड़ी खड़ी फसल खत्म हो जाती है, कोई चिंता नहीं। फिर एक बहुत ही सीमित सोच कि क्यों नहीं इस पानी में हम मछली उत्पादन करें, तो पानी में मछली का उत्पादन किया गया। जिस पानी में कोमल आदमी नहीं जिंदा रह सकता है, कोमल मछलियाँ जिंदा रहेंगी, सबकी सब मछलियाँ मर गई। तो ये जो अभी के समय में विकास की बात होती रहती, विकास की जो अधूरी अवधारणा है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भूटान में देखने को मिलता है। ढोलकिया जी बोल रहे थे कि भाई अंडमान और MP के जंगल की बात हो रही थी कि यहाँ काटो वहाँ करो, तो वहाँ
एक सरकारी नियम है कि आपको 60% जंगल का बैलेंस बना के चलना है। आप टूरिज्म को डेवलप करते हैं, आप घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, होटल बनाते हैं, तो आप जब जंगल काटते हैं, पहाड़ काटते हैं, लेकिन फिर आपको उतना ही जंगल लगाना है और ये बैलेंस बरकरार रखना है। उसके लिए लेकिन वहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि वो 60% के बदले 70% बैलेंस बना के चलती है जंगल का, ताकि हम जी सकें। वहाँ के लोग अपने को केंद्र में केवल एक व्यक्ति नहीं, समुदाय के रूप में, पूरी की पूरी समाज के रूप में देखते हैं। यह समाज, ये मानव जाति जिंदा रहे, इसलिए 70% वो जलाते हैं, 70% का जंगल का बैलेंस मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहीं दूर जाना है, आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगेंगे, सिर्फ 2 लेन है। और हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, गर्व से हम कहते हैं 1 लेन है, 1 4 लेन है, क्या क्या लेन है, वहाँ सिर्फ 2 लेन है, 1 से जाइए, 1 से आइए। आपको जितनी देरी है देर कीजिए, घर में बैठना हो बैठिए, लेकिन सड़कों को बनाने के लिए जंगल की, पहाड़ की कटाई नहीं होगी। नहीं तो हमारे यहाँ जिस तरीके का हम आए दिन अभी देख रहे हैं कि जो हंस देव जंगल कटा, और वो जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के लिए वो सीन कितना दर्दनाक था, कितने सारे जानवर, मोर जो सौंदर्य का इतना अच्छा प्रतीक है, मरे पड़े हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है कि पर्यावरण बिगड़ रहा है कि मानव जाति का पूरा जीवन बिगड़ रहा है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। तो मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहती थी कि भाई यूएनओ का दावा है कि 2030 में कार्बन फ्री पूरा विश्व होगा, कार्बन फ्री विश्व होगा 2030 में। और 2025 में हम जी रहे हैं अभी, 5 साल बाद किस तरह की दुनिया होगी यह हम देखने के लिए शायद जिंदा रहें या नहीं रहें, लेकिन आज पूर्ण विश्वास के साथ ये कर सकते हैं कि कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है। हो सकता है कि जैसे यमुना पूरी तरह से बर्बाद हो गई, बहुत सारी नदियाँ उसी तरह से बर्बाद हो जाएं। और जब हमारे जो नेतागण हैं उनके नाक के नीचे जिस तरह का पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, नदियाँ जिस तरह से बर्बाद हो रही है, किसको इतनी चिंता है कि हंसदेव में कितना जमीन दिया गया अदानी को या कितना कुछ किया गया, उसके बारे में चर्चा हो सके। इसलिए आज पर्यावरण मानव जीवन से बहुत बड़ा खतरा, पर्यावरण को छेड़ना और पर्यावरण के बारे में नहीं सोचना मानव जीवन पे बहुत बड़ा खतरा है, उसके समुदाय पे, समाज पे, जंगल पे, जमीन पे, नदियों पे। इसलिए बहुत गंभीर होकर सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। मित्रों, अभी तक दीपक धोलकिया जी, संध्या लवादकर, कई लोगों ने काफी महत्वपूर्ण मुद्दे इस विषय में रखे हैं। के 2 पहलू, एक तो यह है कि जो आज की कानूनी स्थिति है इसमें सरकार के पास बहुत सारे पावर मिले हैं पर्यावरण को नष्ट करने का भी, और सबसे ज़्यादा जंगलों को और माइंस के लीज देने का जो पावर सीधे गवर्नमेंट के पास आते हैं। पर्यावरण की एनओसी को लेकर के उसमें जो एक अनिवार्यता थी उसको लगभग खत्म कर दिया है। ये सारी चीज़ों से उसका नुकसान काफ़ी तेजी से बढ़ा है। उसको रोकने के लिए एक तो कानूनी प्रक्रिया हमको ऐसी कुछ बनानी पड़ेगी कि ग्राम सभा के जिन जंगलों के लीज देने का ग्राम सभा ने विरोध किया है उसका गवर्नमेंट को सीधे पावर नहीं हो, या तो ऐसी कोई कमेटी जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड नहीं हो, इंडिपेंडेंट कमेटी होगी जिसमें गवर्नमेंट का रोल होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी जो सिंगल बेंच या डबल बेंच तक नहीं, उससे बड़ी बेंच तक वो मैटर जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक, वो ही उस सरकार के पावर को लेकर के जो कंट्राडिक्शन पैदा हुआ है जिसमें ग्राम सभा का मत अलग होगा, उसके बारे में निर्णय ले सके कि ऐसी कोई व्यवस्था का हमको समर्थन करना पड़ेगा, उसमें लड़ना पड़ेगा। इसके लिए सत्याग्रह भी करना पड़ेगा कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट के लीजिंग पावर को सस्पेंड करने के सवाल पे उस कानून को रद्द करने का एक आध बार हम लोग राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सभी गांव सभाओं में, खासकर फॉरेस्ट में, और कहें कि इस कानून को सरकार के लीज देने के पावर को आज हम रद्द कर रहे हैं और ग्राम सभा के सूचना पट पर लगा देंगे। जरूरी होगा तो कानून भंग करने को लेकर के सरकार गिरफ्तारियाँ करेगी, कुछ कार्यक्रम लेगी। ऐसे कुछ कार्यक्रमों को हमको लेना पड़ेगा, लेकिन इसको करने के पहले हमको अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव लाना पड़ेगा। वो गैर जरूरी चीज़ें जो हम पर्यावरण को नष्ट करने के वाली चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उन चीज़ों का उपभोग पूरी तरह से बंद कर देना।
वो बहुत छोटी हो सकती है। आप कह सकते हैं इतने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये तो बहुत छोटी सी नहीं है। बड़ी फीड मशीन तो प्लास्टिक की है, देखा चम्मच यूज़ करने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसी चीज़ें ऐसे लॉजिक हो सकते हैं। लेकिन नमक सत्याग्रह की उसी लॉजिक का परिणाम था कि नमक तो बनता था गुजरात के उस समुद्र के किनारे, फिर गांव-गांव में नमक सत्याग्रह करने से क्या फर्क पड़ने वाला था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन आंदोलन का सूत्र वही होगा कि इस देश के सामान्य जनता के बीच में ये अनिवार्यता बनाई जाए। मेरे एक छोटी सी घटना आपको बताएं। मेरे बड़े भाई दिल्ली में हैं, वो टेलीफोन में एक अधिकारी थे, उनके बेटे की शादी में मैं गया था। तो सारा जो भोजन था वो पैकिंग करके होटल से आया हुआ था, सारा सबका भोजन। और पैकिंग निश्चित रूप से ऊपर और नीचे का दोनों कवर प्लास्टिक का ही। अब भाई के बेटे की शादी है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं होना है या भोजन नहीं करना, ये भी तो अपने आप में चैलेंज है। तो मैंने एक ही काम किया था, मैंने कहा मैं एक रोटी लूँगा और रोटी पे जितनी सब्जी आ सके, दाल आ सके, उतनी खाऊंगा, सहभाग मेरा रहेगा। और मैंने वही किया। सारे लोग घंटों पूछते रहे भाई ये क्या कर रहे हैं, उनका है कारण, क्योंकि ये जो स्थिति है, स्टील की प्लेट होती थी या कहीं से घर से नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिस्टम मुझे मान्य नहीं है। मैं उस खाने को नहीं, उसको मैं उस रूप से नहीं ले सकता। उस तरह से चाय को मैं जनरली चाय तो पीता था, चाय मेरा ऑप्शनल है, मेरे घर में भी बहुत कहीं इससे निभाता नहीं है। लेकिन वो कोर्ट में मैंने चाय इसलिए बंद कर दिया कि वहाँ पे दुकान पे क्लाइंट्स के साथ बार बार जाके बैठना है, और जब से डिस्पोजेबल प्लेट आ गई है जिसका लेमिनेशन केमिकल के द्वारा होता है, जिससे चिपकाया हुआ है, जो गर्म हीट होकर के आपकी बॉडी में जाता ही है, वो गैर जरूरी है। चाय से आपको जितना तत्व तो मिलता होगा पता नहीं, उससे ज़्यादा पॉइजन आपको बॉडी में लॉन्ग लाइफ जो है मिलने वाला है। इसलिए मैंने चाय को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब एक आध कोई व्यक्ति मिला जो सुनने समझने को तैयार नहीं है, उसके साथ अपवाद है, लेकिन जनरल उस चीज़ को छोड़ दिया। आज मैंने ये व्यवस्था दी है यहाँ पे कि हमारे पास जो प्लास्टिक के चम्मच यहाँ पे यूज हम कर रहे हैं, उसकी जगह हम स्टील के चम्मच यहाँ पे गिफ्ट करेंगे। 50 साल हमारे 2-3 वॉलंटियर इसलिए निकल गए हैं, तो आपको लंच पर दे सकें। और ये हमारे जीवन में इस तरह का बदलाव लाने की प्रक्रिया को हमको शुरू करनी पड़ेगी। और ये जब संस्कार लोगों में बढ़ेंगे, तभी सरकार के खिलाफ लड़ने की उनके अंदर शक्ति पैदा होगी, और सरकार से बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वह एक युद्ध से कम नहीं होगी। आज सारे जंगलों और सारी माइंस को कब्जा करने के लिए आज की जो सरकार है, उसकी सबसे बड़ी नज़र जमीन पे है। सबसे मूल्यवान आज कोई चीज़ देश के अंदर, दुनिया के अंदर है तो जमीन है, और उस जमीन को कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती। और सबसे ज़्यादा जमीन संयोग से उसकी कीमत जब तक कम थी तब तक ये जंगलों के, आदिवासियों के, गाँव वालों के पास थी। आज कीमत उसकी अचानक इस 10-20 सालों में हजारों गुने बढ़ गई। अब उसको उनके पास छोड़ देंगे तो फिर क्या करेंगे, वो पैसे लेकर के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग दिल्ली जैसे शहर में है, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का जो एक डिग्री है, जो पोल्यूशन का रेट है, सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। तो इस स्थिति में हमको इस सारी लड़ाई को एक सकता 2 लेवल पर चलाना पड़ेगा। एक तो लोगों में मूवमेंट चलाना पड़ेगा, फिर प्लास्टिक को जहाँ पे जरूरी नहीं है उसको मिनिमाइज करें। कुछ चीज़ें जरूरी हैं वो हम नहीं कर सकते, सारा तो नहीं बंद होगा ये मान सकते, लेकिन जो गैर जरूरी है उसका यूज नहीं करेंगे, ये हमको संकल्प बनाना पड़ेगा। हमारी एक कार्यकर्ता शैला सावंत हैं, एक साड़ी में, मेरे पास भी वो बैग का मॉडल है यहाँ पे, एक साड़ी में 20 बैग्स उस तरह के बन सकते हैं एक साड़ी, और उन्होंने अब तक लगभग 30,000 बैग बांटे हैं। और हमारे यहाँ उस कैंपस में जनरली किसी को भी प्लास्टिक का नहीं है। हम दुकान बाजार में जाते हैं, घर के परिवार के साथ भी जाते हैं, बोलते थे अगर बैग नहीं लाया है तो वापस जाना है, घर से जब बैग लाएंगे तब सामान खरीदना है, प्लास्टिक के पैक में सामान लेकर के नहीं जाना है। इस सवाल पे हम झगड़ते हैं। तो ये सारे सवालों को हमको अगर मुद्दा हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी फोर्स तैयार होगी जो इस मुद्दे पे सरकार के साथ में लड़ेगी। अभी कोई फोर्स नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, उसका एक पूरा एक जुनून चढ़ा हुआ है, और सारे फंक्शंस में सब कुछ जो है वो इस तरह से पर्यावरण को नष्ट करने वाले सामानों की खपत का एक बाजार बना हुआ है। उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। आप पार्टीज में भी जाइए तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं, उसको छोड़ दीजिए, नहीं लीजिए। तो ये सब मुद्दों को करने के पहले हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है, तो सारी चीज़ें कही है कि एक तो बड़े बड़े जो इलाकों में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, हिमालय तक को भी अभी प्लान करने चले हैं। आप तो दिल्ली को प्लान करने की बात हमारे खन्ना साहब ने बोली है, तो वो तो छोटी चीज़ हो गई। हिमालय को प्लान करने की उनकी तैयारियाँ शुरू कर दिया उन्होंने। हिमालय में इतनी चौड़ी रोड की परमिशन कभी नहीं थी, पहली बार उन्होंने 4 लेन को भी उन्होंने चालू कर दिया, और सारी चीज़ें कर रहे हैं। 8 लेन को भी करेंगे, वो सब करेंगे, क्योंकि उनके लिए
एक पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों का जीवन का कोई माने नहीं है, इसलिए ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमको इस लेवल पे लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण इशू और एक इसके लिए स्पेशल टीम हमको जो भी लोग इससे गंभीरता से लगे उनकी एक टीम बना के हमको इस काम को करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आ गई है और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पर्यावरण का मुद्दा मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा मानता हूँ 21वीं शताब्दी के लिए। अभी एक विश्वविद्यालय में मुझे एक कोर्स पढ़ाने का मौका मिला जिसका नाम था गांधी एनवायरनमेंट, और ये कोर्स मुझे पढ़ाने के लिए जो मेरे विद्यार्थी थे वो मैनेजमेंट के थे, और इस कोर्स को पढ़ाने के दरमियान मैंने सुमाकर से लेके JC कुमारप्पा इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पढ़ाया, और हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो आखिरी सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको पहले क्या पढ़ाया गया था और जो कोर्स पढ़ाया गया है वो बच्चे, तो दोनों बच्चे का जो मैंने कंपेयर किया तो एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही जो पूरा पढ़ाए हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आइडियोलॉजी पे एपरेटस को बनाने की पढ़ाई है। तो अब उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा सवाल था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं इसका क्या प्रासंगिकता है। हमने बताया कि भाई लिमिट ऑफ ग्रोथ की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहाँ डेवलपमेंट को एक तरह से नॉन वायलेंट तरीके से बनाने की बात चल रही है। तो बच्चे बहुत आकर्षित हुए और ये मेरा एक कंपैरेटिव स्टडी हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में गांधी को पढ़ाने के लिए जो न्यू इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, जो खासकर मैनेजमेंट वगैरह में भी जाके और एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल वो बता सके, इसके ऊपर हमको एक प्रयास करने चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिलीजियस टूरिज्म पैदा हुआ है अचानक से, जहाँ जहाँ भी रिलीजियस टूरिज्म है वहाँ मैंने फील्ड विजिट किया है, लोग परेशान हैं। बनारस से लेके आपके पूरे क्लाइमेट जहाँ बहुत सेंसिटिव जोन है वहाँ अचानक से ये सरकार ने, तो क्या हम उस पॉलिटिकल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 3 पर्पस सर्व होता है। एक पर्पस तो इन्वायरमेंटल सेंसिटाइजेशन के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सरकार है ये अपने वर्ग हित की रक्षा करने के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म फैलाया है उसका नुकसान वहाँ के लोकल लोगों को पता है, इंक्लूडिंग अयोध्या के आर्मी का वन ऑफ द मेन रीजन था डिस्प्लेसमेंट। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं मानता हूँ कि हम सबको इस्तेमाल में लाना चाहिए कि अर्बन मिडिल क्लास जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट के लिए बहुत संवेदनशील हो रहा है। मैं इसको एक नए पढ़े लिखे मिडिल क्लास से ज़्यादा रिजोनेट करना चाहूँगा। क्या उनके साथ हम एक तरह का डायलॉग शुरू कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव क्या लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान आने वाले कुछ महीनों में क्या इस तरह के, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में एक अलग से वो कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर ये अभियान चला रहे हैं कि प्लास्टिक को हम कैसे कम करें, पेड़ कैसे लगाएं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। बहुत धन्यवाद। टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट ही नहीं 2 मिनट लेंगे हम और सूत्र में कुछ बात रखेंगे। एक तो कि जंगल की जमींदारी खत्म होनी चाहिए, ये आज मैं नारा के रूप में बोल रहा हूँ, और समुदाय का अधिकार हो। अंग्रेजों ने जिस ढंग से जंगल पर कब्जा किया, आज भी सरकार उसी ढंग से कब्जा किए हुए है, और ये अंग्रेज राज से कम क्रूर नहीं है ये आज की सरकार। तो मैं गोरे अंग्रेज के जगह पर काले अंग्रेज को कभी माफ नहीं करूँगा। तो समुदाय की हो जमीन तभी पर्यावरण बचेगा। दूसरा बात कि आज भी 70% लोगों के पास वाहन नहीं है, तो 70% लोगों के लिए सड़कें खाली होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कें भी।
30% में आप चलाइए गाड़ी, लेकिन आज नतीजा ये है कि 1% भी आम लोगों के लिए जगह नहीं बची है सड़क। ये बहुत ही घोर अन्याय है और ये क्रूर सरकार की ये देन है कि भाई सारा जो है वाहनों के लिए रिजर्व कर दो ये पूरा सड़क, ये नहीं चलेगा। और 70% लोग तैयार हो और साइकिल लेकर के दिल्ली के सड़कों पर निकल पड़े। कम से कम 40-50 लोगों का ग्रुप बनाइए और हम लोग जो है सड़क पर चले सीधे, नहीं चलने देंगे गाड़ियों को। 70% कब्जा हमारा होना चाहिए, ये नारा के साथ जो है दिल्ली में प्रवेश करिए, ये कहना है मेरा। और छोटे शहरों के लिए हम देख रहे हैं कि केरल में लोग सड़क पर चलते ही नहीं है, खाली बिना वाहन से। मैं बहुत गौर से देखा, बहुत शहरों में लोग नहीं चलते हैं। ये स्थिति सब जगह आने वाली है। तो ये बात, दूसरा बात कि मैं ये जवाब दे रहा हूँ सोमल जी को कि पहले 19% जंगल था बिहार में, अभी 3% हो गया। तो वहाँ तो समुदाय का अधिकार नहीं है, वहाँ तो सरकार है। कैसे खत्म हो गया 19% से 30% कैसे आ गया? कौन 16% खत्म कर दिया थे? हमको जवाब दे। आप लोग बहुत ईमानदार सरकार पद के पदाधिकारी हैं, तो ये 16% कौन खा गया हमारा जंगल? इसका जवाब कौन देगा? और हमको पूरा विश्वास है कि अगर समुदाय को देंगे तो हमारे यहाँ 3% से 30% तो जरूर हो जाएगा जंगल बिहार में। क्योंकि मैं मानता हूँ कि खेत में जो आप अनाज उपजाते हैं उससे ज़्यादा पेड़ अगर लगा दीजिए तो ज़्यादा मुनाफा होगा। केला लगा दीजिए, शरीफा लगा दीजिए, सब्जी लगा दीजिए, तो ज़्यादा मुनाफा देता है। और मेरे एक मित्र प्रयोग कर रहे हैं लखीसराय में, मैं देख करके आया हूँ। 4 एकड़ में 20 साल के बाद 4 करोड़ रुपया उनको मिलने वाला है। इंजीनियर है वो, 4 एकड़ में पान की खेती का प्रयोग कर रहे हैं। और जो पेड़ है, जो केला बागान है, सब्जी है, अनाज है, सबसे 4 करोड़ रुपया उनको 20 साल के बाद मिलेगा। ऐसा प्रयोग हमारे यहाँ हो रहा है। जैसे कि साथियों, एक तो ये सूचना देनी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद फर्स्ट ईयर में इन्वायरमेंटल स्टडीज को कंपलसरी कर दिया गया कि सबको पढ़ना है। सिलेबस भी बन गया, सब कुछ हो गया, बट पढ़ाई भी हो रही है, बट एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई। तो ये जो है ना, इस देश में ये एक संकट है कि किसी भी कार्य में जो भी नुकसान हो रहा होता है उसके रोकने की औपचारिकता तो होती है, लेकिन उसमें गंभीरता नहीं होती है। देखो ये संकट है। दूसरा ये है कि जो देश, जहाँ तक नदियों का सवाल है, जो देश नदियों को नहीं पूछते हैं वहाँ नदियाँ प्रदूषित नहीं होंगी, और हम यहाँ नदियों को पूछते हैं और सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रदूषित हैं। इस बात को भी आखिरकार वो प्रदूषण फैलाने वाले कौन लोग हैं? वो हम लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि धर्म विशेष का जो कर्म कांड है, पाखंड है, वो इस देश की नदियों को प्रदूषित करने के लिए बहुत जिम्मेदार है। दिल्ली में तो ये स्थिति हो गई कि छठ पूजा लोग करते थे और अब यमुना इतनी प्रदूषित है कि वहाँ उद्योगों के कारण भी है, लेकिन अब छठ पूजा वहाँ रोक दिया गया कि जमुना के नदी पर आप छठ पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी या जल इतना प्रदूषित है। तो सोच लीजिए कि क्या हाल है। तो जिम्मेदार भी हम ही हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो एक तो ये तय है। एक और बात, नदियों, गंगा की सफाई पर हजारों 25,000 करोड़ से पता नहीं कितने रुपए खर्च हो गए, विभाग बन गया और कमेटियां, और ये बैंक खाली हो गए, सरकारी रिजर्व बैंक से पैसा खा गए। गंगा आज भी उतनी प्रदूषित है। यमुना के प्रदूषण की अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है। कुछ तमाशे शुरू हुए, तमाशे में एक तमाशा ये भी शामिल हो गया है, अब यमुना के किनारे आरती होती है, संध्या आरती। सोच लीजिए कि उद्देश्य क्या है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग इस बात पर भी फोकस करें कि कैसे लोग नदियों में शरीर के, यानी पार्थिव शरीर के दाह संस्कार को भी रुके। मैंने दिल्ली में देखा, निगमबोध घाट पे जो बाकी व्यवस्था वो है, लेकिन बहुत सारे कर्मकांडी और वो भी कहते हैं हमको
यमुना में ही शरीर का जो है वो पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करेंगे। अब इसको कैसे रोकेंगे? दीपावली में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई प्रदूषण इतना है, 10 बजे के बाद जो पटाखे नहीं छोड़े जाएं। हम लोगों ने भी अपने आसपास अपार्टमेंट में लोगों का आप लोग हर बात पर जो हिंदुओं के विरोधी हैं और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। मैंने कहा भाई मुसलमान में कौन सा प्रदूषण को दिवाली के नाम पे वो, तो ये जो हर चीज को सांप्रदायिक नजरिया से देखने की कट्टर हिंदूपंथी और हिंदुवादी ताकतों ने और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने किया है, इससे कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर भी जरूरत है। निसंदेह जो बात इन्होंने कही दिनेश भाई ने कि भाई नागरिक चेतना में इस बात को डालना जरूरी है, लेकिन क्या डालेंगे लोगों को? अब तो अमेरिका जैसे देश ने क्लाइमेट चेंज से अपने को वापस कर दिया, कहा कि हम तो शामिल ही नहीं होंगे। सोचिए कि दुनिया एक तरफ युद्ध भी क्लाइमेट परिवर्तन के लिए जो कुछ बातचीत हो रही है, जितनी औपचारिकता ही सही, उससे भी अमेरिका जैसे देश ने वापस कर लिया। और युद्ध के द्वारा जो खतरे हैं प्रदूषण का वो तो है ही। मुझे लगता है कि नागरिक चेतना हम कैसे विकसित करें, इस पर दूसरा सरकार पर कम से कम नागरिक समाज होने के नाते हम दबाव तो डाल ही सकते हैं, पत्रों के माध्यम से, तमाम माध्यम से ऐसी नीतियां बने ताकि न्यूनतम जो है वो कम से कम जो नुकसान हो। और एक और बात जो रणधीर ने भी कही कि भाई ये जो रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे एक नया खेल शुरू हुआ है, कम से कम जो प्राकृतिक स्थल है, जो प्राकृतिक चाहे वो पहाड़ और तमाम ऐसे जंगल वाले क्षेत्र हैं, वहां पे रिलीजियस टूरिज्म बंद हो, वहां रिलीजियस टूरिज्म नहीं हो, इसको भी देखने की जरूरत है। धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने आने वाले सत्र से 10 मिनट ये है